अवेयर इंडिया एजुकेट इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। नाइन्थ क्लास के लिए भी काफ़ी प्रेशर होने के कारण अब मैं वन डे बिफोर नाइन्थ क्लास का भी लाया हूँ। इसकी कोशिश मेरी रहेगी कि इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो खासकर एग्जाम में रिपीट होने वाले क्वेश्चंस है वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ही आपके सामने डिस्कस करूंगा। इसके अंदर मैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का जो दिल्ली शिक्षा निदेशालय का जो नोट्स है यानी कि जो मटेरियल है वो मैं इसमें अटैच करने वाला हूँ इंग्लिश और हिंदी मीडियम का, क्योंकि कई बच्चों की डिमांड है कि वो उनके पास मटेरियल मिलता नहीं है। तो मैंने कोशिश की है कि स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दोनों ही चीज़ों का मैं बताता हुआ चलूंगा और मोस्ट एक्सपेक्टेड आप कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है मेरी ये पूरी कोशिश होगी कि मैं इसमें कवर करूं और आपके 100% एग्जाम के पहले आपकी पूरी तैयारी हो जाए, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। अब मैं शुरुआत करता हूं कोर्स स्ट्रक्चर से। इसमें जो मैटर का जो चैप्टर है 25 मार्क्स का है, इट्स नेचर एंड बिहेवियर में, और ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड जो है 22 मार्क्स का, मोशन जो है फोर्स एंड वर्क के 27 मार्क्स है, और फूड एंड फूड प्रोडक्शन 6 मार्क्स का है। पहले तो मैं थैंक्स करना चाहूँगा इस टीम का जिन्होंने भी ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के लिए बनाया है, क्योंकि मैं उनका मटेरियल ये यूज कर रहा हूँ। अब इसमें मैं कोशिश करूँगा एक चीज़ और भी, हाँ, ये जो लेफ्ट साइड में हिंदी का है और राइट साइड में मैं इंग्लिश का, दोनों ही मटेरियल कोशिश करूंगा साथ साथ चले। एक चीज़ बता दूं कि 46% क्वेश्चंस जो हमारे हैं वो अंडरस्टैंडिंग बेस के हैं, यानी कि 46% अंडरस्टैंडिंग बेस के जो क्वेश्चंस होते हैं उस क्वेश्चन को समझकर भी बच्चे ट्राई करें तो आसानी से वो कर पाते हैं। और 32 मार्क्स जो हमारा फॉर्मूला बेस्ड होता है ना, उसमें हमारे पास जैसे कि कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे कि मोशन है, वर्क एंड एनर्जी वगैरह, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस हमारे लिए अगर याद है तो भी हम उसको अच्छी तरह कर पाते हैं। तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है। बच्चों से मैं फिर से कहूँगा, हालांकि मेरे कुछ वीडियो जो पहले के अवेलेबल हैं वो भी बहुत ही अच्छा है, बस उसमें मटेरियल बहुत ज़्यादा अटैच नहीं है, लेकिन वो वीडियो भी अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत इजीली सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कितने कितने नंबर का क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पेपरों में रिपीट हो रहा है, और वो भी अपने आप में कंप्लीट रिवीजन कराता है। तो मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि इस चैप्टर में करूँ। अब ये 2024-25 का लेटेस्ट हमारे पास सपोर्ट मटेरियल है ना, जिसे बच्चे भी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की साइट पे जाकर जो है सपोर्ट मटेरियल लिखेंगे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए, क्योंकि बच्चे बार बार लिंक भी मांगते हैं और वो अटैच करना थोड़ा भी मुझे नहीं आ रहा, तो मैं बता रहा हूँ कि आप वहाँ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन सपोर्ट मटेरियल जाएंगे तो वहाँ से निकल जाएगा। इसमें मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऐसे स्टार बनाऊंगा जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, और 101% जो आने वाले जो मुझे लगता है उसकी मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको हिंट भी देता चलूं। ये अभी 12 चैप्टर्स हैं हमारे पास, है ना, जो कि इस सेशन में आने वाले हैं। जो सीबीएसई दिल्ली की बात हो रही है तो उसको हम अब एक एक चैप्टर को देखते हुए कौन से क्वेश्चन ज़्यादा है उसको हम आगे अब बढ़ते हुए देखते हैं। हालांकि मेरी कोशिश होगी कि वीडियो में कम से कम टाइम में रखूं, बहुत ही लगातार नॉन स्टॉप आप देख सकते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, है ना, कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि बिल्कुल फास्ट करूं, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं कंप्लीट वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं तो शुरुआत में जैसे कंसेप्ट मैपिंग से हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन आप मोस्ट एक्सपेक्टेड, क्योंकि पूरे चैप्टर्स को रिवीजन कर पाना इतना आसान नहीं होता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही बोलूं। और मैं मटेरियल भी अटैच है तो आप इसको स्क्रीन शॉट करके भी उसको आप ले सकते हैं। देखिए, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करके समझाऊंगा भी ताकि आपका पेपरों में माइंड कंफ्यूज ना हो। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं भी आता है तो आप उसको यहाँ पे समझकर केवल इतना तक कर सकते हैं कि आप उसको पेपरों में अटेम्प्ट कर लें, ठीक है ना। और कुछ क्वेश्चन आपको जो आता है उसका अच्छा रिवाइज हो जाए एग्जाम में जाने से पहले। आप कानों में लीड लगाकर भी, जैसे अंदर जाते हैं पापा के साथ, मम्मी के साथ हैं, तब तक आप रहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो अब देखिए, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है ना, ठोस, द्रव और गैस, ये लेफ्ट में आपके नोट्स हैं हिंदी वाले। और तीनों में देखिए डेफिनिट शेप जो सॉलिड का है और डेफिनिट वॉल्यूम है, ठीक है। मैं एक चीज इसमें बता दूं कि इसमें मास नहीं दिया, लेकिन मास जो है तीनों का सेम ही रहता है ना, मास में चेंज नहीं आएगा। लेकिन जो सॉलिड है उसका शेप एंड वॉल्यूम, यानी कि आकार और आयतन दोनों निश्चित है, जबकि लिक्विड का आकार निश्चित नहीं है। अगर हम उसको किसी और चीज में डालेंगे, ग्लास में, तो ग्लास का शेप ले लेगा वो, कोई और चीज में डालेंगे
प्लेट में तो प्लेट का शेप ले लेगा, जबकि गैस का ना तो शेप है फिक्स, ना तो वॉल्यूम है, ना तो यानी कि निश्चित आकार है, ना उसका आयतन है। अब जो है मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं, और मैटर की जो खासियत आती है, तो इसमें क्वेश्चन आता है कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, पार्टिकल्स। तो क्या होते हैं पार्टिकल्स, मैटर के कंटिन्यूअसली मूव कर रहे होते हैं, है ना, ये इनका उनके बीच में स्पेस होता है, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ एक साथ जुड़े होते हैं। इसके बाद कुछ और चीजें हैं, उसको मैं अगले टॉपिक पे आगे देखता हूँ। हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में यहाँ पे लेफ्ट में देखते रहेंगे वो, है ना, क्योंकि दोनों में राइट अप नहीं हो पा रहा, तो ये दिक्कत है। अब देखिए मैटर, सबसे पहला ही क्वेश्चन शुरुआत में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैटर क्या है ना। तो जो जितनी भी चीजें हमारे आसपास दिख रही सभी चीजें मैटर है। तो यहाँ लिखा है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। और इसके बाद जो है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, ये पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, ठीक है ना, ये लेफ्ट में हिंदी में है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ जो पेपरों में आता है कि ये कंटिन्यूसली मूविंग है, पहला। दूसरा, मैटर पार्टिकल्स जो है स्पेस होता है इनके बीच में, और ये आपस में अट्रैक्शन, इनके बीच में आपस में अट्रैक्शन होता है। पार्टिकल्स आर वेरी वेरिंग एंड हैव स्पेस बिटवीन देम, और दे हैव पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि इनके कण जो है आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते। अब देखिए सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीन चीजें दिखाई गई हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड के जो मैटर हैं वो ज़्यादा कंपैक्ट होते हैं, ज़्यादा घने होते हैं, लिक्विड के थोड़े कम, और गैस के सबसे ज़्यादा कम। यही कारण है कि कोई चीज़, क्वेश्चन आता है इसमें कि जैसे हम खाना को गर्म करते हैं तो खुशबू पूरे घर में फैल जाती है, क्योंकि वो गैसियस स्टेट में आने के साथ ही उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम हो जाता है। अब हमारे शरीर में जैसे कि बोन्स है, टीथ है, हमारे सॉलिड होते हैं, एयर हमारे लंग्स में होता है वो गैस होता है, ब्लड हमारा जो है लिक्विड होता है। तो एक एग्जाम्पल हमारे शरीर का भी है। तो ये एक एग्जाम्पल दिए गए हैं, और इसको आप आगे हम जैसे देखते हैं कि जो सॉलिड स्टेट्स है उसका मैंने कहा कि डेफिनेट शेप होता है और वॉल्यूम भी होता है ना। तो इस तरीके से हर एक क्वेश्चन है इसके अंदर। अब इस पे हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि और कौन कौन से क्वेश्चन हमारे जो इसमें पेपरों में ज़्यादातर रिपीट होते हैं। जैसे कि चेंज ऑफ टेम्परेचर अगर हम करें तो हम देखते हैं कि जैसे पानी को गर्म करेंगे तो भाप बन जाता है ना, ठंडा करेंगे तो बर्फ हो जाता है। तो इस तरीके से मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है कि जिसको हम गलनांक कहते हैं हिंदी में, है ना, जिस तापमान पे कोई चीज़ गलने लगता है। इसके बाद जो हमारा दूसरा होता है कि बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम क्वथनांक कहते हैं। लेफ्ट में आप देख सकते हैं क्वथनांक, यानी कि जिस टेम्परेचर पे कोई चीज बॉयल होने लग जाए। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है कि जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड टू इट्स लिक्विड स्टेट, है ना। अगर मान लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम है, तो 1 kg सॉलिड को लिक्विड बनाने में जितना मतलब जिस टेम्परेचर की जरूरत होती है उसको हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। आप एक चीज को समझिए, लेटेंट का मतलब क्या होता है? लेटेंट का मतलब होता है छिपा हुआ, ठीक है ना, यानी कि हिडन, ठीक है। तो हिडन का मतलब है छिपा हुआ। तो इस पे कई क्वेश्चन बन जाते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आ जाता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आ जाता है ना। तो ये सब आपको समझना है कि जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की जब हम बात करेंगे तो वहां पे वेपर बनाने के लिए, यानी कि 1 kg लिक्विड को गैस बनाने के लिए जो अमाउंट चाहिए हीट, वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? 1 kg सॉलिड को लिक्विड बनाने के लिए, जैसे मान लो बर्फ है और उसको हम लिक्विड बना रहे हैं, तो उसके लिए जो हीट चाहिए तो वो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब याद रखिए वेपराइजेशन का मतलब है वेपर बनना, यानी कि गुप्त उष्मा, वाष्पीकरण की। और दूसरा था कि संगलन, संगलन यानी कि पिघलना, पिघलने के लिए गुप्त उष्मा। तो इस पे कई क्वेश्चन बन जाते हैं कि जैसे बर्फ है, अगर हम बर्फ को डालेंगे तो वो ज्यादा ठंडा करेगा, बजाय इसके कि हम ठंडे पानी से शिकंजी बनाए, 0 डिग्री सेल्सियस का ही है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि अगर सपोज करिए कि किसी 100 डिग्री सेल्सियस का पानी पड़ा उसके ऊपर, तो ज्यादा जलेगा या 100 डिग्री सेल्सियस का भाप? तो वेपर जो है वो ज्यादा नुकसान देगा उसे, क्योंकि वेपर से पहले वो लेटेंट हीट जो वो लेगा
और उसके बाद वो क्या करेगा, वेपर से वो लिक्विड बनेगा, लिक्विड के बाद वो ज़्यादा जलाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप जान लीजिए कि जब भी हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या वेपराइजेशन की बात करते हैं तो ये हमें समझना होता है कि जब कोई भी चीज़ हीट ले लेता है ना, तो वो अपने स्टेट को चेंज करता है। जैसे घड़े में पानी है तो पानी में इवेपोरेट हो रहा है, क्योंकि घड़े का जो छोटे छोटे उसमें छिद्र होते हैं, तो छिद्र होते हैं, तो जैसे वेपर बनता है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेता है, यानी कि वाष्पीकरण की सुषुप्त ऊष्मा, और उसके बाद वो भाप बनता है, तो इसलिए वो अंदर ठंडा हो जाता है। ये सब आंसर मोस्ट एक्सपेक्टेड है। पेपर में 101% इन पे क्वेश्चन आएगा कि हम चाहे कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं, वो भी जब भी भाप बनेगा, वाष्पीकरण होगा, वेपराइजेशन होगा, तो वो लेटेंट हीट लेगा, है ना, जिससे अंदर को ठंडक होगी, है ना। हाथ में जैसे वो एक लिक्विड का आता है, उसको अगर हम रखते हैं एसीटोन करके, कुछ भी है, अभी आएगा क्वेश्चन तो बता दूंगा, या पेट्रोल वगैरह, तो ठंडक महसूस होती है क्योंकि वो भाप बनता है, वेपर बनता है। इट टेक्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और ये जो है, आप जैसे व्हाट यू हैव लर्नड, जो टेक्स्ट बुक में जो लास्ट में लाइनें लिखी होती है, याद करने योग्य बातें, वो तो बिल्कुल ही आप एक बार 101% हर चीज़ के चैप्टर की देखिएगा, वो बहुत ही इजी लैंग्वेज में होते हैं। तो वहाँ से भी इनके लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, तो ये सब के डेफिनेशन, बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस पानी का क्वथनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएंगी। अब है एक ऊर्ध्वपातन, जो लेफ्ट में लिखा है, और राइट में सब्लिमेशन, है ना। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है कि जब कोई चीज़ डायरेक्टली सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर, सॉलिड से पहले लिक्विड होता, फिर गैस होता, लेकिन वो सॉलिड से अगर डायरेक्ट गैस हो गया है तो हम उसको सब्लिमेशन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, है ना। अब इस पे क्वेश्चन कई आ जाते हैं। 2 एग्जाम्पल तो यही मिल गए आपको कि जो कपूर है ना, या अमोनियम क्लोराइड है, जब उसको यहाँ पे ये दिखाया है, गर्म किया है, तो सीधा वो वेपर बन गया है ना। तो इसको एक तो ये एग्जाम्पल हो गया। एक ड्राई आइस का है, अगर दिखता है तो मैं बता देता हूँ, इसको कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं, है ना। तो वो भी एग्जाम्पल है कि वो डायरेक्ट जो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस डायरेक्टली विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, है ना। तो ये जो क्या कहलाता है, ये भी एक तरह के सब्लिमेशन के एग्जाम्पल हैं। अब देखिए आगे यहाँ पे ये इस पिक्चर को देखने की कोशिश करिए कि किस तरीके से, हिंदी मीडियम में शायद नहीं दिख रहा मुझे, हाँ ये रहा। देखिए सॉलिड है और लिक्विड है ना। सॉलिड लिक्विड है, एकाएक सॉलिड बना तो फ्रीज हुआ, जैसे आप फ्रीजिंग वर्ड समझते हैं। जबकि सॉलिड से पिघल गया तो मेल्टिंग हो गया, ये पिघलना, ठीक है ना। उसके बाद गैस से डायरेक्ट, देखिए सॉलिड का डायरेक्ट गैस दिखाना, ठीक है ना, ये रहा सब्लिमेशन। और जबकि गैस का डायरेक्ट सॉलिड बन जाना, ठीक है ना। और इधर इवेपोरेशन है और कंडेंसेशन है। जैसे गैस है, ठंडा करेंगे तो कंडेंसेशन हो जाएगा, इसको हम हिंदी में शीतलन कहते हैं, शीतलता। और जबकि इवेपोरेशन वाष्पीकरण हो गया। तो ये इस तरीके के एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं। ये लेफ्ट में आप देख रहे हैं, हिंदी मीडियम में लिखा है ड्राई आइस का, है ना, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, है ना। ये ड्राई आइस बिल्कुल बर्फ की तरह ही होता है, इसलिए वर्ड यूज होता है ये। और इसको जो हम करते हैं तो एक इसका जो दाब है, प्रेशर, उसको 1 एटमॉस्फेयर तक करना होता है, जिससे ये हो जाता है। अब देखिए इवेपोरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, यानी कि वाष्प बनना है, वाष्पीकरण की जो क्रिया है वो किस चीज से प्रभावित होती है। एक तो एक्सपोज सरफेस एरिया, मान लेते हैं जैसे कपड़े को अगर आप फैला देते हैं तो जल्दी सूखता है, तो ऐसे माइंड में रखिए। ह्यूमिडिटी, अगर मान लेते हैं बारिश का मौसम है तो कपड़े देर से सूखेंगे, हवा तेज चलेगी तो जल्दी सूखेंगे। इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ जाए गर्मी में जल्दी सूखेंगे। तो ये सब एग्जाम्पल है, अपने आप बनाकर भी आप लिख सकते। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार मैं कह ही रहा हूं आपको कि इवेपोरेशन जो है वो ऑलवेज कॉजेज क्या, कूलिंग। जब भी भाप बनेगा तो उससे कूलिंग होगी। यही सब कारण है कि जो गर्मी में हम कॉटन कपड़े पहन रहे हैं या घड़े का पानी ठंडा हो रहा है, ये सब के पीछे रीजन यही है, इवेपोरेशन हुआ है और उसने क्या लिया है, लेटेंट हीट ऑफ
वेपराइजेशन लिया है ना, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेने के कारण वहां पे अंदर ठंडा ठंडा फील हुआ है। अब अक्सर पेपरों में आता है ये कि जो है केल्विन को सेल्सियस में बदलो, है ना। तो देखिए यार, सेल्सियस को केल्विन में बदलना, तो हम क्या करते हैं कि सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 डिग्री, इसको हम परम ताप भी कहते हैं, तो इससे हम ऐड कर देते हैं ये के, ठीक है ना, में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मान लेते हैं हमें सेल्सियस में निकालना है तो हम -273 माइनस कर देंगे तो केल्विन से, जैसे कि अब ये सब कई एग्जाम्पल दिए हैं, तो इसमें हम -273 करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेल्सियस में आ जाएगा। तो ये बहुत ही ईजी है। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होगा, उसका एक कहता है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन इज 329 केल्विन, तो इट्स टेम्परेचर इन सेल्सियस विल बी, तो क्या करेंगे, -273 माइनस कर देंगे, आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें टेम्परेचर आपको पता है, जैसे कि टेम्परेचर को हम केल्विन में मेजर करते हैं। डेंसिटी है, डेंसिटी को हम किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में करेंगे। वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमेशा आपको पता है कि पावर 3 लगा होता है, तो क्यूबिक में करेंगे हम, क्यूबिक मीटर में, है ना। प्रेशर है, इसको पास्कल में करेंगे। अक्सर आता है कि प्रेशर को पास्कल में हम इसको निकालते हैं, है ना। तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर मैं चाहूँ तो क्वेश्चंस को ऊपर से भी मैं सारा दिखा दूं, जो बच्चे अगर चाहें तो प्रैक्टिस कर लें, लेकिन इससे बेटर रहेगा, इसमें टाइम कंज्यूम ज़्यादा होगा, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। मैंने आपको बता ही दिया कि कहाँ से कैसे होगा। इसके पहले मैं कुछ एग्जामिनेशन स्टाइल के क्वेश्चंस और बता देता हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आते, जैसे कि CO2 का हो गया, कि CO2 को हम ड्राई आइस क्यों कहते हैं। ये इसलिए होता है कि इट डायरेक्टली गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट। मैंने कहा था ना कि जब ये सीधा बिना लिक्विड के सीधा गैस में बदल जाता है, यानी कि जब हम इसका हम डिक्रीज कर देते हैं प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर पे, तो ये सीधा डायरेक्ट जो है गैस में बदल जाता है, और इसीलिए हम इसको सब्लिमेशन का एग्जाम्पल हो गया। तो इसलिए एक क्वेश्चन आता है कि ड्राई आइस जो है उसको CO2 को हम ड्राई आइस क्यों कहते हैं, है ना, सूखा बर्फ क्यों कहते हैं। ऐसे ही एक CNG और LPG में डिफरेंस है ना जी। तो CNG का मतलब क्या है, तो फुल फॉर्म लिख दीजिए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, और ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, दोनों का फुल फॉर्म भी आता है। उसके बाद वो जो है मीथेन का है। CNG में मेनली क्या होता है, मीथेन होता है, जबकि LPG में प्रोपेन, ब्यूटेन और कुछ अदर गैसेस भी होते हैं। और ये जो है क्या, CNG व्हीकल्स में यूज होता है और LPG आपके घरों में यूज होता है। तो इस तरीके से ये भी कई बार पेपरों में आ जाता है। एक चीज और भी है जो मैंने अभी बताया भी है कि इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या अंतर है। तो ये ध्यान रखिए, इवेपोरेशन का मतलब है वाष्पीकरण, और बॉइलिंग का मतलब है उबलना किसी चीज का, ना, जैसे बॉयल होता है। तो इवेपोरेशन टेक्स पार्ट एट ऑल टेम्परेचर। जैसे आप पानी को गर्म करते तो भाप बनने लग जाता है धीरे धीरे उसी समय, तो वो क्या, इवेपोरेशन चालू हो चुका है, यानी कि वाष्पीकरण होने लगा है ना। जैसे कि नदी का पानी ऊपर जा रहा है तो वो वाष्पीकरण हो रहा है, फिर बारिश की बूंदों में बादल बन के फिर वो गिर रहा है, तो ये समझिए। लेकिन बॉइलिंग क्या है, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे होगा। जैसे पानी कितने पे बॉयल होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और इवेपोरेशन क्या है, एक स्लो प्रोसेस है, जबकि जो क्या नाम है, बॉइलिंग क्या है, वो एक फास्ट प्रोसेस है। तो ये आप समझिए कि दोनों में डिफरेंस, कई बार ये सब आता है तो कई बार हम जो बच्चे हैं वो ये नहीं कर पाते। और इसके बाद एक चीज और भी है कि हम वॉल्यूम की बात कर रहे थे, मास की जब बात होती है तो सॉलिड हो या तो लिक्विड हो या तो गैस हो, तीनों का मास बराबर होता है। और हम समर में जो मैंने बताया कि हम कॉटन क्यों पहनते हैं, क्योंकि इवेपोरेशन होता है। नेफ्थलीन बॉल्स जो है वो कहते हैं ना कि डिसअपियर हो जाता है बिना सॉलिड छोड़े, है ना। तो वो क्या है, उसका एग्जाम्पल है सब्लिमेशन। सीधा सा क्वेश्चन आता है कि वो क्या है, सब्लिमेशन है, यानी कि चेंज इनटू वेपर्स हो जाता है, भाप में बदल जाता है। और वैसे परफ्यूम का है। तो ये सब छोटे मोटे क्वेश्चन है। और एक दो क्वेश्चन मैंने जैसे बताया कि आइस जो है 273 केल्विन पे, है ना, 273 केल्विन पे वो ज्यादा इफेक्टिव कूलिंग करेगा। क्यों? क्योंकि उसको क्या चाहिए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, जब वो फ्यूज करेगा तो वो ज्यादा ठंडक हो जाएगा। वहीं पे मैंने कहा कि सेवर बर्न्स होगा, कब होगा, स्टीम से ज्यादा होगा बजाय बॉइलिंग पानी से। क्योंकि जैसे पानी गर्म है
भाप है। कोई भी चीज एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब चेंज होता है तो वो कुछ ना कुछ टेम्परेचर और ले लेता है, तो इस तरीके से वो ज्यादा जलेगा। तो ये सब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो एडिशनल टाइप के पेपरों में आते हैं। अब हमारा अगला चैप्टर है कि क्या हमारा ये जो इज मैटर अराउंड अस प्योर है ना, तो इसका भी हम कंसेप्ट मैपिंग के बाद आगे देखते हैं। अब जैसे इसमें क्या है कि ये प्योर सब्सटेंस, मैटर को हम बात करें तो प्योर सब्सटेंस है या तो इम्प्योर सब्सटेंस है, शुद्ध या तो अशुद्ध है। इसमें एलिमेंट है, जैसे जो भी हम बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन है ना, हाइड्रोजन, ये सब एलिमेंट्स हैं। और कंपाउंड क्या है कि वो जब एलिमेंट्स मिलकर फिक्स्ड कंपोजिशन में मिलते हैं तो कंपाउंड बनता है। जैसे क्वेश्चन आता है कि H2O, वाटर एक यौगिक है, जल एक यौगिक है, वाटर इज अ कंपाउंड, हाउ। तो ये क्या है कि 2 और 16 हो गए, यानी कि 1:8, 1:8 में मिलकर क्या बना है, पानी बना है। तो ये दुनिया का कोई भी पानी है, यही रेशियो है। ऐसे जो कंपाउंड है उसका एक फिक्स्ड क्या होता है, रेशियो होता है। तो इसका फिक्स्ड कंपोजिशन है, इसलिए इसको हम कंपाउंड कहते हैं। और इसको एलिमेंट को हम और सिंपलर सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते। लेफ्ट में हिंदी मीडियम वाले देखते रहेंगे, है ना, जबकि कंपाउंड को हम तोड़ सकते हैं केमिकल रिएक्शन के माध्यम से। इसका एग्जाम्पल ही हो गया। अब इसके बाद इधर है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, जिसको हिंदी में समांगी और विषमांगी मिश्रण कहते हैं। ये ट्रू सॉल्यूशन है, यूनिफॉर्म है, जैसे पानी में चीनी मिलाएंगे हर जगह एक जैसा रहता है ना, यानी कि वास्तविक होता है विलयन। जबकि हेट्रोजीनियस कोलॉइड होता है, ये हर जगह बराबर नहीं रहता है। अब इसके बाद इसी के अंदर एक सॉल्यूशन और मेथड्स ऑफ सेपरेशन, ये हम अब सीबीएसई में नहीं है तो इसको हटा दिया है। लेकिन सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इसको समझिए। पानी और चीनी मिलाकर बना है सॉल्यूशन। पानी की मात्रा ज्यादा है तो उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे, और जो चीनी है उसकी मात्रा कम है, SOLUTE, है ना। तो आप समझिए SOLUTE में 6 ही अल्फाबेट है, तो ये कम है, तो ये क्या है, सॉल्यूट है। तो क्वेश्चन आता है वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसमें सब चीजें आसानी से घुल जाती हैं, इसलिए पानी एक अच्छा विलायक है ना। अब इसके बाद देखिए एलिमेंट्स की हम जब बात करते हैं तो इसमें है मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स। मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स की जब हम बात करते हैं तो जो धातु होती हैं इसमें मेलिएबल होता है। क्वेश्चन आ जाता है कि मेलिएबल का क्या मतलब है। मेलिएबल का मतलब है आघातवर्ता, यानी कि इसको पीट कर चादर बना सकते हैं। डक्टाइल, इसका मतलब इसको पीट कर तार खींच सकते हैं, मतलब इसको इसके तार बनाए जा सकते हैं। ये गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। जबकि नॉन मेटल में सब चीज इसका जस्ट अपोजिट है। इसका एग्जाम्पल है कॉपर, सिल्वर, है ना, जिसका भी। और जबकि मेटेलॉइड्स क्या होते हैं, ये जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के गुण होते हैं। तो ये सब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें डिफरेंस आ जाए तो आप बस ऐसे ही करके इसको बना के लिख सकते हैं। अब देखिए ये ट्रू सॉल्यूशन है, और इधर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन में डिफरेंस, है ना। ट्रू सॉल्यूशन जो होता है इसका जो है साइज जो है 10 की पावर जो -9 इससे छोटा होता है, ठीक है ना, इज स्मॉल, यानी कि सबसे छोटा होता है। कोलॉइड का उससे बड़ा होता है। और सस्पेंशन यानी कि ये मानकर चलिए निलंबन, इसको हिंदी में कहते हैं, हिंदी मीडियम वाले लेफ्ट में देखेंगे तो उसका साइज थोड़ा बड़ा होता है। जैसे इसको निलंबन क्यों कहते हैं, अगर मान लेते हैं मैंने पानी में मिट्टी मिलाकर छोड़ दिया तो क्या होगा, अपने आप सेटल डाउन हो जाएगा, तो इसलिए उसको हम निलंबन कहते हैं। सॉल्यूशन जो है ये क्या है, वो ऑलरेडी होमोजीनियस होता है, जबकि ये निलंबन क्या है, हेट्रोजीनियस होता है। और ये जो कोलाइड है ये होमोजीनियस और साथ में हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। इसके बाद एक चीज ध्यान रखिए कि कोलॉइड में टिंडल इफेक्ट बनता है, ठीक है ना। और ये जो सस्पेंशन है ये जो है टिंडल इफेक्ट दिखा भी सकता है और नहीं भी दिखा सकता है, जबकि ये जो सॉल्यूशन है वो नहीं दिखाएगा, है ना। इसमें एक चीज और है कि ये ट्रांसपेरेंट होता है सॉल्यूशन, यानी कि जिसको हम विलियन कहते हैं, वास्तविक विलियन, है ना, पारदर्शी होता है, जबकि ये दोनों अपारदर्शी होते हैं। और ये तो जो सस्पेंशन है इसको पारभासी यानी कि ओपेक कहते हैं। तो ये ध्यान रखिए। टिंडल इफेक्ट भी आता है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, तो टिंडल इफेक्ट को आप ये कह सकते हैं कि जब मतलब कि धूल कण जिसमें पार्टिकल्स पूरे दिखते हैं, है ना, जैसे आपने देखा होगा कि जब हम
टॉर्च वगैरह, लेजर लाइट वगैरह जलाते हैं, या कि हम गर्मी में खिड़कियों से देखते हैं तो उसमें धुल कर नजर आते हैं, है ना, तो बीम्स ऑफ लाइट नजर आते हैं। तो ये वर्ड भी आप लिखेंगे तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, उसी को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। और ये सब बड़े ही अच्छे एग्जाम्पल हैं कि कौन कौन से किस चीज के कारण जो है उसको टिंडल इफेक्ट में कहाँ किस में होगा या नहीं होगा। जैसे दूध है तो दूध में टिंडल इफेक्ट होता है। अब एक चीज समझिए, कोलॉइड है क्योंकि वो, है ना, ये भी ध्यान रखिए। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जिसमें और ज्यादा सॉल्यूट नहीं मिलाया जा सकता हो, है ना, जिसमें और सॉल्यूट हम नहीं मिला पाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड। ठीक है, और जब तक मिला सकते हैं दैट इज अनसैचुरेटेड, यानी कि असंतृप्त। संतृप्त वर्ड हिंदी में समझिए, जैसे खाकर हम तृप्त हो गए और नहीं खा सकते तो संतृप्त हो गए, है ना, तो यानी कि सैचुरेटेड है। तो वही चीज आपको इसको समझना है। इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी था कि जैसे सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है ना, तो ये सब शेविंग क्रीम है, तो उसके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, है ना, तो वो एक हल्का फुल्का वैसे। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इधर कि मास परसेंटेज हम कैसे निकालें, नीचे हमेशा सॉल्यूशन आता है। अब ध्यान रखिए, कई बार जैसे कहा कि वो 10 ग्राम है, वो 90 ग्राम है, तो दोनों जोड़कर 100 ग्राम हो गया, तो 10% होगा। लेकिन पता चला 100 ग्राम में 10 मिलाया तो 10 बटे में 110 हो जाएगा। तो ये समझिए आपकी बटे में ना टोटल सॉल्यूशन है, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलाकर, विलेय और विलायक दोनों मिलाएंगे तो जाके बटे में नीचे लिखा जाएगा और ऊपर जो है सॉल्यूट होगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिजिकल वर्सेस केमिकल चेंज, है ना। भौतिक परिवर्तन क्या होता है कि ये रिवर्सिबल होता है ना, जबकि जो केमिकल जो होता है वो नॉट रिवर्सिबल होता है। लेफ्ट में केमिकल लिखा है, हिंदी वाले में थोड़ा उल्टा लिखा है ना, तो ये ध्यान रखिएगा आप कि ये जो इधर केमिकल वर्ड लिखा है, इधर फिजिकल लिखा है, वहां पे हिंदी में पहले भौतिक लिख दिया है, तो कोई नहीं। तो आप देखिए कि जो भौतिक परिवर्तन, जैसे पानी है, पानी से आप बर्फ बनाते हैं, बर्फ से पानी बना देते हैं, तो भौतिक है ना, जबकि वही दूध से दही बन गया तो वो केमिकल है। तो ये रिवर्सिबल नहीं होता है, जबकि वो रिवर्सिबल होता है। मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड्स का डिफरेंस आपको बता ही दिया। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। ये आपको बता ही दिया कि एलिमेंट्स जो होते हैं उसको कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपल सब्सटेंस, हम उसको और सिंपल सब्सटेंस में नहीं कर सकते, जबकि कंपाउंड को जो है सिंपल सब्सटेंस में सेपरेट कर सकते हैं। इसका फिक्स्ड रेशियो होता है कंपाउंड का, जबकि जो है ये सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स होते हैं जो एलिमेंट्स होते हैं। तो ये सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। ये मैं हिंदी में इधर ये रहा धातु अधातु, और इसके बाद ये रहा एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसके बाद मिक्सचर एंड कंपाउंड, मिश्रण व यौगिक। ये भी समझिए, ये पीछे वाला क्वेश्चन हिंदी मीडियम का छूट गया है ना, वो नहीं मिला, कोई नहीं। तो देखिए कोई नहीं, अब तो इंग्लिश में हिंदी आप समझ जाइएगा जहां पे भी है। मिश्रण व यौगिक, तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, जबकि दो या दो से अधिक यौगिक पदार्थ क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसको यौगिक कहते हैं। कंपाउंड मैंने पहले बता दिया कि जो सब्सटेंस होते हैं उसका मतलब क्या है, विद ईच अदर टू मेक अ न्यू सब्सटेंस। ठीक है ना, कंपाउंड एक कहते हैं ना कि एक फिक्स रेशियो में मिलते हैं। आयरन एंड सल्फर रिएक्ट टू फॉर्म आयरन सल्फाइड, जबकि मिक्सचर का कोई फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होता है, ये मिश्रण है। वो तत्व यौगिक में अंतर था, आप तीनों को याद रखिएगा, तत्व यौगिक और मिश्रण, है ना, एलिमेंट, मिक्सचर एंड कंपाउंड। मिक्सचर का कोई फिक्स रेशियो नहीं है। जैसे कि आप खाने पीने में जो मिक्सचर लेते हैं उसमें पता ही नहीं है कि काजू है भी कि नहीं है ना, तो आपको क्या है, तो वो उसका कोई रेशियो नहीं है, कोई फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं है। एलिमेंट्स डू नॉट कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो। ठीक है ना। अब देखिए, मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। अब जो मिक्सचर होता है उसको देखकर पता चलता है कि उसमें कौन कौन सी चीजें मिली है ना, कंपोनेंट्स क्या है। जैसे कि आप मिक्सचर खा रहे हैं तो आपको पता है कि उसमें काजू है कि नहीं है, और कुछ है कि नहीं है, चना है नहीं है। लेकिन जो कंपाउंड होते हैं उसको डज नॉट शो प्रॉपर्टी। अब पानी को आप अगर देखें तो H2 क्या है, पॉप साउंड के साथ जलता है ना। वाटर क्या, ऑक्सीजन क्या है, वो जलने में सहायक है। तो देखिए H2 प्लस O2 और बना क्या, H2O।
एक आग है, दूसरा आग को जलने में मदद कर रहा है, और दोनों को मिला दिया तो देखिए पानी बन गया। क्या मतलब कुदरत का क्या करिश्मा है। तो इसको आप समझिए कि इसमें आप H2O को देखकर नहीं समझ सकते कि ये H2 और O2 को मिलाकर बना है। दोनों अपने आप में, एक आग है तो दूसरे आग को जलने में मदद कर रहा है। अब जैसे सी वाटर को हम कहते हैं कि क्लासिफाइड एज होमोजीनियस एज वेल है एज हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्यों है? क्योंकि सॉल्ट एंड वाटर है, इवेपोरेशन के बिना ये अलग नहीं हो सकता, तो ये होमोजीनियस भी है। देखा जाए तो इसमें क्या है, कीचड़ भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसके लिए हम इसको हेट्रोजीनियस भी कह सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि जो आपको ट्रू सॉल्यूशन वगैरह हो ही गया। इसके बाद और भी कुछ चीज़ें, और भी क्वेश्चंस पेपरों में आ जाती हैं, जैसे कि अगर मान लेते हैं ड्राइंग शर्ट जो है, मतलब कि गर्मी में मैं पहले ही बता चुका हूं कि हम सूती कपड़े क्यों पहनते हैं, कॉटन कपड़े, है ना। कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे कि मान लेते हैं कैलकुलेट कह रहा है परसेंटेज अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन द सॉल्यूशन। जैसे कहता है कि 0.5 ग्राम है ना। 0.5 ग्राम क्या है, सॉल्ट है, और वाटर है 25 ग्राम। तो वाटर में अगर हम जोड़ेंगे तो 0.5 ऊपर हो जाएगा, और वाटर में 25.05 हो जाएगा, 25.5, है ना, और इंटू 100। तो इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। कोई जैसे क्वेश्चन कहता है परसेंटेज अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन द सॉल्यूशन निकालना हो तो मतलब ध्यान रखिए कि जो सॉल्यूट है वो ऊपर, और सॉल्यूशन में बच्चे ज़्यादातर गलती करते, वो जोड़ते नहीं है ना। तो उनको जोड़ना होता है, क्योंकि दोनों को आप जोड़ेंगे तभी पता चलेगा। जैसे एक क्वेश्चन है, कहता है कि 10% मास करना था उनको, है ना। एक ने 10 ग्राम और 100 ग्राम वाटर ले लिया है, और दूसरे ने 10 ग्राम लिया है, कंप्लीट करके 100 ग्राम का सॉल्यूशन तैयार किया है। तो 10% कौन सा हुआ, 10%, क्योंकि अगर हम एक को करेंगे तो 10 बटे में 10 प्लस 100 तो 110 हो जाएगा ना। तो 10 बटे 110 गुणा में 100 करेंगे तो 9.09% हो जाएगा उसका सॉल्यूशन का। जबकि दूसरे ने कंप्लीट करके 10% किया है, तो वो ध्यान रखिए कि वो ज़्यादा ही न्यूमेरिकल एक्चुअली मैं करूँगा तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अभी उसको थोड़ा सा स्किप करके ही चल रहा हूँ। हाँ, मेन चीज़ है कि जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो इसको कर लेंगे। एक दो क्वेश्चन मैं वैसे भी जैसे बता देता हूँ कि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम सल्फेट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इट्स 20% सॉल्यूशन इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो अब देखिए क्वेश्चन में अगर हम बात करें कि इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया और क्या नहीं दिया है, पहले तो क्वेश्चन में लिखा करिए कि क्या दिया है क्या नहीं दिया है। तो कहता है कि सोडियम सल्फेट कितनी रिक्वायरमेंट है, तो मान लेते हैं हम, उन्हें मान लिया कि x ग्राम की रिक्वायरमेंट है, और कहता है कि 100 ग्राम क्या है, वाटर है, तो 100 प्लस x हो जाएगा नीचे, ठीक है ना। तो 100 प्लस x नीचे हो गया, ऊपर x ग्राम था, इंटू 100, है ना। और बराबर कह रहा था कि 20% सॉल्यूशन चाहिए, तो यानी कि 20% वो दिया हुआ है, तो इक्वल्स टू 20 हो गया। तो ये जब आप करेंगे तो अब इससे आपका x की वैल्यू निकल जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आपका आंसर निकल के, इसको तो पहले ऐसे काट ही दीजिए, 2 5 हो गया ये, है ना। मैं शॉर्टकट में कर रहा हूँ। अब ये 100 प्लस एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इधर 5x हो जाएगा, तो 5x माइनस एक्स 4x हो जाएगा, तो x की वैल्यू 25 हो गया, यानी कि x की वैल्यू 25 ग्राम आ जाएगा। तो इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, वो आप इसको आराम से कर सकते। जैसे 12 मिलीलीटर एल्कोहल है और 12% चाहिए हमें एल्कोहल की मात्रा, तो कितना पानी हम उसमें मिला दें। तो हम क्या करेंगे, ऊपर तो हमारा 12 हो गया, और नीचे नीचे क्या होगा, 12 प्लस एक्स हो जाएगा, क्योंकि नीचे तो ऊपर 12, क्योंकि 12 ग्राम हमारे पास एल्कोहल है, और पानी भी मिलाया तो 12 प्लस एक्स, एक्स वाटर मिलाया, और इंटू 100। और हमें कितना कंसंट्रेशन चाहिए, वो कह रहा 12% का चाहिए या 15% का चाहिए, तो बराबर यहाँ लिख दीजिए। 15% चाहिए तो 15% यहाँ लिख दिया। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन है, कहता है कि आपको दो आपको लिक्विड दिया हुआ है, एक 100 डिग्री पे बॉयल हो रहा है, दूसरा 102 डिग्री पे हो रहा है। तो कहता है कि विच सैंपल ऑफ वाटर विल नॉट फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस। साफ सी बात है, 0 डिग्री सेल्सियस पे कौन फ्रीज नहीं होगा, तो 102 डिग्री वाला नहीं होगा,
100 डिग्री वाला तो बिल्कुल वाटर है, यानी कि वो फ्रीज होगा। तो इस तरह के सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं। इसमें मतलब अगर क्वेश्चन को आप समझ के भी करेंगे तो आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस चीज को आप समझ के चलिएगा तो आपसे इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं अगले चैप्टर पे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, है ना, परमाणु एवं अणु। इसमें भी देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्थिर अनुपात का नियम और द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। इसमें देखिए सिंपल सी बात है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ऐसी अगर बात करें हम एनर्जी की, तो एनर्जी भी नेदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, है ना। मतलब कि जो द्रव्यमान है उसको ना तो हम सृजन कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते, ऊर्जा है ना तो सृजन कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं। सब सिंपल क्वेश्चन है। एग्जाम्पल जैसे दिया है C+O2 CO2 है, 12 ग्राम और 32 ग्राम मिलकर 44 ग्राम बना है, यानी कि 1 ग्राम भी इसमें वेस्ट नहीं हुआ है। और कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कह रहा है कि कांस्टेंट ही रहेगा। अगर 1:8 है H2O का तो 1:8 ही रहेगा, यानी कि कोई भी कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर इन द सेम रेशियो। तो ये आप समझ जाइए कि ऐसे ऐसे डेफिनेशंस को बिल्कुल टू द पॉइंट लिखना भी सीखते हैं। अब इसके बाद है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इसको हम आगे देख लेते हैं, है ना। एटॉमिक मास, एग्जिस्टेंस ऑफ एटम, इन सबको आगे भी देखते हैं। अब ये 2 एग्जाम्पल दिए हैं, देखिए लेफ्ट एंड राइट में आप देख सकते हैं। यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट को मास एथोनिक एसिड मिलाकर सोडियम एथोनेट, मास ऑफ CO2 और मास ऑफ H2O, तीनों को जोड़ा 11.3 11.3। इधर आप देखिए H2 और O2 का दिखाया है लेफ्ट में, हिंदी वाले में, है ना। 4 ग्राम और 32 ग्राम मिलकर 36 ग्राम ही हुए। तो इस तरीके से दोनों ही बराबर कोई दिखा रहे हैं। तो इसी चीज को ये नियम से दिखाया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। अब देखिए कि जो डाल्टन्स थ्योरी क्या कहता है। डाल्टन ने जो एटॉमिक थ्योरी दिया था उसने ये कहा कि ऑल मैटर्स इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स, है ना। जितने भी मैटर हैं वो सब छोटे छोटे कणों से मिलके बने हैं, ठीक है ना। इंग्लिश और हिंदी दोनों को मिक्स करने में बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन बस यह बच्चों के हिसाब से काफ़ी बेनिफिशियल होता है। तो मैंने वही कोशिश की है कि दोनों ही आपके सामने रहे ताकि आपको आसानी हो। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जहाँ पे भी आपको लगे और फिर आप उसको पढ़ सकते हैं। अगर इंग्लिश और हिंदी में दिक्कत आए तो आप ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। देखिए इसने क्या कहा कि ऑल मैटर इज मेड ऑफ टीनी पार्टिकल, छोटे छोटे कणों से मिले हैं। उसके बाद क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मास का थ्योरी है। इसके बाद द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट, किसी भी कंपाउंड में कांस्टेंट प्रोपोर्शन में होते हैं। इसके बाद एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि जो उनका आइडेंटिकल मास होता है और केमिकल प्रॉपर्टीज उनके बिल्कुल, ये 2-3 आप कर लेंगे, इससे भी आपका काम चल जाएगा। अब एटम्स क्या है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। अब एक चीज आप इसको समझिएगा कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल में अंतर आता है, यानी कि परमाणु, ये तो परमाणु हो गया, और अणु, है ना, मॉलिक्यूल। तो परमाणु जो ऐसे ये है, और साथ में हम अणु की बात करें जैसे H2 है, मॉलिक्यूल है, ये H के गुच्छे में रह रहा है, ये O2 है ना, ऑक्सीजन के गुच्छे में रहता है। तो इसको मॉलिक्यूल यानी कि अणु कहते हैं। अणु वो होते हैं जो अपनी देखा जाए तो इनका जो भी रेशियो होता है, कहने का मतलब इनमें वो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, है ना। जबकि परमाणु जो है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं होते हैं, यानी कि नॉट इन अ फ्री स्टेट। तो ये ध्यान रखिएगा, सिंपल सा ये डिफरेंस है ना, ये अणु और परमाणु में, ठीक है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, IUPAC नेम, है ना। ये कई बार पेपर में आ जाता है कि IUPAC का फुल फॉर्म आप बताइए, है ना। तो ये देखिए IUPAC का फुल फॉर्म ये रहा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, है ना। अब देखिए ये है IUPAC का फॉर्म, ऊपर वाला, ठीक है ना, अप्लाइड केमिस्ट्री तक। और अब ये सिंबल्स जो दिए हैं, जैसे एल्यूमिनियम का AL है, आर्गन का, या जिन बच्चों को आगे केमिस्ट्री साइंस वगैरह लेना है उनको चाहिए इन सब चीज़ों को अभी से वो पढ़ पढ़ के याद रखें। अब देखिए परमाणु द्रव्यमान, अटोमिक मास, अटोमिक मास क्या होता है, P+N, ठीक है ना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलकर एटॉमिक मास होता है। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, प्रोटॉन्स की संख्या। तो अगर मास और एटॉमिक नंबर दोनों दिया है
तो मास में से एटॉमिक नंबर घटाएंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी, जो पेपर में अक्सर निकालने को दिया जाता है। ठीक है ना। अब एटॉमिक मास यूनिट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए, एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मास इक्वल टू 1/12 ऑफ कार्बन। परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। ये पेपर में 99% आपको देखने को कल मिल सकता है। ठीक है ना जी। ये क्या है कि कार्बन 12 के 1/12 मास से हम इसको कंपेयर करते हैं, तो ये बिल्कुल टू द पॉइंट आप इसको कर लीजिएगा ऑफ कार्बन एटम्स C12। ठीक है ना, 1 AMU 1/12, ठीक है, और इंटू मास ऑफ C12 के लिए पहले हाइड्रोजन से कंपेयर किया, फिर हाइड्रोजन बहुत छोटा था तो ऑक्सीजन से किया, ऑक्सीजन थोड़ा बड़ा तो कार्बन 12 ज्यादा रहा। तो जैसे हम किसी भी चीज को कैसे तौले, वजन को हम किलो में तौलते हैं, तो ऐसे एटम्स को हम AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट में हम देखते हैं, है ना। अब देखिए, इसके बाद हमारे पास ये सब हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब के एग्जाम्पल हैं, एटम्स हैं। ठीक है। अब आयन, कैटायन, अनायन, है ना, कैटायन पॉजिटिव है और अनायन ANIN से आप याद रखिए नेगेटिव आयन है। मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल होते हैं। ठीक है ना। अब मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स विच इज केमिकली बॉन्डेड, है ना। मैंने आपको पहले कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप याद भी रखिए। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट है, ठीक है जी, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। यही अंतर है एटम में और मॉलिक्यूल में। ठीक है ना। अब इसके बाद इसमें आ जाता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये सेम एलिमेंट्स अगर है तो होमो एटॉमिक है, अगर कंटेन डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो वो उसको हम हेट्रो एटॉमिक कहते हैं। तो ये दो एग्जाम्पल हैं। इसके बाद आप इसमें देखिए कि ये कुछ है एग्जाम्पल, बहुत अच्छे से हैं, इसको याद कर लीजिएगा। H2O, अमोनिया NH3 होता है, ठीक है ना। इथेन होता है C2H6, NaCl नमक को कहते हैं, साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड। ये सब एग्जाम्पल दिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर पेपरों में रिपीट होते हैं। मोलिकुलर मास कैसे निकालते हैं? अब देखिए, एक मोल का मास क्या है? मोलिकुलर मास है, ठीक है ना। केमिकल फॉर्मूला किसी का निकालना। अब देखिए, इट इज द सम टोटल ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। मान लेते हैं H2O है। H2O का मतलब एक दो हाइड्रोजन हो गए तो 2 गुणा 1 प्लस 1 ऑक्सीजन 16, तो 2 + 16 क्या हो गया? 2 + 16 18 हो गया। ऐसे NaCl का निकाल दिया। ये सब सिंपल सिंपल चीजें हैं, केवल समझने के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा आपका रिवीजन कर लें ताकि एक बार हो जाए, तो वो मैंने बता दिया है आपको। ये थोड़ा बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। देखिए, जिसकी वैलेंसी है वो नीचे लिख दी है। वैलेंसी क्या है? कैपेबिलिटी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं। जैसे मान लेते हैं CCl4 ले लेते हैं हम, है ना। क्लोरीन का -1 होता है और कार्बन का 4 होता है। आप कैंची गुना कर दीजिए जैसे किया है, तो ये बना क्या? CCl4, ठीक है ना। ऐसे बना Mg, है ना। यहाँ पे देखिए, ये रहा और Cl ये रहा, तो Cl2 बन जाएगा। Mg का 1 और Cl2 कैंची गुना, पहले तो नीचे वैलेंसी लिखे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई की। अब जैसे एक एटोमिसिटी आता है ना, परमाणविकता कहते हैं इसको, कि इट इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। जैसे मान लेते हैं O2 है, O2 में क्या है? ऑक्सीजन, जैसे कि 2 है तो इसकी एटोमिसिटी क्या है? 2 हो गई है, ठीक है ना। तो ये आप समझिए कि जो H2 है तो 2 हो गई, ठीक है ना। सल्फर है 8 है तो इसकी एटोमिसिटी 8 हो गई। तो एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं केवल समझने के लिए कि कई बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपरों में आते हैं, है ना, और वो हम इसलिए नहीं कर पाते। जैसे अब मान लेते हैं कैल्शियम फॉस्फेट है तो Ca3PO4 का होल 2 है ना। और ये इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि हम उसको फिर समझते नहीं है ना। तो ये आपको समझना है कि कोई भी क्वेश्चन को अगर आप सिंबल से भी आप समझेंगे तो आप उसको आराम से कर पाएंगे। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है तो Al2O3, है ना। तो ऐसे ऐसे करके एल्यूमिनियम हो गया Al और ऑक्सीजन के लिए O3। सल्फर का जैसे मैंने बताया 8 है तो वही फास्फोरस का 4 है। तो ये सब छोटे मोटे एग्जाम्पल हैं जो हमें याद भी रखने होते हैं। और एवोगाड्रो नंबर बिल्कुल याद रखिएगा कि 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। कई बार आपको 22 भी मिलता है, लेकिन आपको इसको बिल्कुल माइंड में रखना है कि 6.022 इंटू 10⁻22 होता है, ठीक है ना, 23। तो अब आप देखिए
कि जो एवोगाड्रो नंबर है उसके बाद डाल्टन्स हमने आपको बता ही दिया, और सिंपल एटॉमिक मास यूनिट भी आपको बता दिया है, कंजर्वेशन ऑफ मास बता दिया इस चैप्टर में। तो कोई भी पॉली एटॉमिक क्या होता है कि जो आयंस विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन एटम्स, जैसे कि जो आयन, मैं क्योंकि कुछ एडिशनल क्वेश्चंस बता रहा हूं तो इसलिए जो ज्यादा जिनकी अच्छी तैयारी है वो इनको देख सकते हैं, जो मोर देन वन एटम्स में होते हैं उनको हम पॉली एटॉमिक आयंस कहते हैं, है ना। तो ये जो एग्जांपल है जैसे SO3, SO4 है ना, 2- का है, CO3 का 2- है उस पे आयंस, है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉली एटॉमिक आयंस कहेंगे। अब इसके बाद अब चैप्टर 4 है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, है ना। इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन एटम की जो है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों के बारे में, है ना, कि इसकी खोज थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने की, और इसकी जो है चैडविक ने की, है ना। तीनों में इसका चार्ज लिखा है ना, वो -1.6 इंटू 10⁻19 है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन, और ये न्यूट्रल होता है। इसका मास नीचे लिखा है, यानी कि ये तीनों ही आप इसको अंडरलाइन करके आप कर सकते हैं, है ना। इसके बाद थॉमसन का मॉडल है, ये वाटरमेलन वाला एक तरबूज का मॉडल दिया था इन्होंने, कहा घनात्मक स्फीयर्स होते हैं एम्बेडेड विद पॉजिटिव स्फीयर्स। रुदरफोर्ड ने क्या कहा, मैक्सिमम स्थान खाली है, एम्प्टी है, पॉजिटिव चार्ज ऑक्युपाइड लेस स्पेस, और न्यूक्लियस बहुत ही छोटा है। इन्होंने गोल्ड फॉइल पे एक्सपेरिमेंट किया था। जबकि बोर ने मॉडल जो दिया, उन्होंने क्या कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेल्स, इन्होंने कहा है कि डिस्क्रीट सेल्स में होते हैं, है ना। रूल इन्होंने 2n² का दिया, KLMN इन्होंने उसको सेल कहा, क्योंकि रुदरफोर्ड की एक्सपेरिमेंट ये थी, और उसमें वो ये चीज़ नहीं बता पाए थे कि अगर एटम जो पॉजिटिव है, न्यूक्लियस, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है ना, मतलब मैं ऐसे बता रहा हूँ, तो वो अंत में आकर क्या करेंगे, यहाँ पे गिर जाएंगे। तो इसका वो जवाब नहीं दे पाए थे, है ना। तो इसीलिए जो बोर ने उस मॉडल में उस चीज़ की कि वो एक डेफिनिट डिस्क्रीट सेल्स है जिसमें वो घूमते हैं। और भी है, जैसे कि एटॉमिक नंबर है यहाँ, है ना। एटॉमिक नंबर क्या है, जिसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहते हैं, या इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है, नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और प्रोटॉन पॉजिटिव है, तो प्लस और माइनस क्या हुए, दोनों बराबर हो गए। तो प्लस और माइनस बराबर होने के कारण एटम पे कोई चार्ज नहीं होता। फिर आइसोटोप्स है, जिसका सेम एटॉमिक नंबर है बल्कि लेकिन डिफरेंट एटॉमिक मास है, उसको हम आइसोटोप्स यानी कि समस्थानिक कहते हैं। वो हिंदी में इधर है लिखा हुआ। इसके बाद समभारिक आइसोबार है, जिसका एटॉमिक मास सेम होता है लेकिन डिफरेंट एटॉमिक नंबर होते हैं, ठीक है ना। और एटॉमिक मास क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है ना। अगर मास और में से हम एटॉमिक नंबर को घटा दें तो मतलब प्रोटॉन को घटा दिया या तो इलेक्ट्रॉन को घटा दिया, एक ही बात है। तो क्या हुआ, सीधा न्यूट्रॉन्स की संख्या निकल गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में आता है ये। अब ये रहा थॉमसन का मॉडल, है ना। इसने वाटरमेलन वाला ये नियम दिया, ठीक है, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें पॉजिटिव स्फीयर का और इलेक्ट्रॉन इसमें एम्बेडेड है, ठीक है ना। तो ये क्या है कि उनका अपना एक मॉडल था। इसके बाद रुदरफोर्ड ने जो किया, ये गोल्ड फाइल से तो देखा क्या कि जो मोस्ट ऑफ द पार्ट सीधे चले गए, स्ट्रेट चले गए, कुछ मार्जिनली डाइवर्ट हो गए, हल्के फुल्के। तो उससे उन्होंने क्या बताया, ये कहा कि जो अधिकांश हिस्सा इसका क्या है, खाली है, और जो न्यूक्लियस है वो बहुत हैवी है। तो ये इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करके कुछ अपने रिजल्ट दिए, और वो हैवी है तो इस कारण से वो रिटर्न आ गए, ठीक है ना। यानी कि एटम कंसिस्ट ऑफ प्रीडोमिनेंटली एम्प्टी स्पेसेस। तो ये शॉर्टकट में है बिल्कुल। और यानी कि 1 in 12,000, 1200 में से, 12,000 में से कोई एक लौट के वापस आया। तो इसका मतलब वो पॉजिटिव था, क्योंकि इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को मूव किया था। याद रखिएगा क्या, अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है ना। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग रेज का इस्तेमाल किया, किसी ने कैनाल रेज, किसी ने अल्फा रेज, तो अलग अलग। अब ये जवाब वो नहीं दे पाए, जो कि ये रहा। उन्होंने कहा कि अगर ये एटम्स, ड्रॉबैक्स अक्सर पेपर में आता है कि उनके एक्सपेरिमेंट के क्या ड्रॉबैक्स है। मैंने एक्सपेरिमेंट तो बता ही दिया कि उन्होंने जो कहा अधिकांश हिस्सा खाली है, न्यूक्लियस पॉजिटिव है, ये वो। तो इसके ड्रॉबैक्स में ये रहा, जो यहाँ लेफ्ट में भी लिखा है कि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डेफिनिट ऑर्बिट्स।
बट इलेक्ट्रॉन बीइंग चार्ज पार्टिकल विल लूज देयर एनर्जी। अगर ये चार्ज पार्टिकल है, माइनस है, और ये पॉजिटिव के चारों तरफ कब तक घूमता रहेगा, लूज एनर्जी करेगा और अंत में जाकर ये मिल जाएगा, जैसे यहाँ मिलता हुआ दिखाया उन्होंने, है ना। ऐसे है तो यूं यूं करके वो अंत में जाकर क्या होगा, यहाँ से होता होता लौटता लौटता अंत में एनर्जी लूज करके मिल जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसका जवाब किसने दिया, बोर मॉडल ने। इन्होंने क्या कहा कि ये शेप में होता है और डिस्क्रीट सेल है, ठीक है ना। जैसे ये के है, एल है, एम है, एन है, तो इस तरीके से इसको इन्होंने सेल में कहा। अब देखिए दो चार चीजें वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बता दूं कि एटॉमिक नंबर, नंबर प्रोटॉन हो गया, मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हो गया। इसके बाद बड़ा टफ हो जाता है कि शॉर्टकट में मैं वन डे बिफोर क्विक रिवीजन के उसमें करता हूं, लेकिन लगातार बोलना पड़ता है। अब देखिए एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर घटाया तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल गई, ठीक है ना। बोर का जो मॉडल था KLMN, ये ध्यान रखिएगा, के में 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। यहाँ देखिए 2 और n की वैल्यू 1। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि चौथा सेल है तो कितने होंगे, तो 4 का स्क्वायर, है ना, और इंटू 2, तो 4 का स्क्वायर इंटू 2 कितने हो गए, 32 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि 2, 8, 18 और 32, इस तरीके से ये सेल बनता चला जाता है। तो ये समझिएगा, ये सब सिंपल क्वेश्चन है ना। और इसमें ये कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं। और लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। याद रखिएगा, कई बच्चे संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता में कंफ्यूज होते हैं। जैसे कि देखिए ये 2 है, 4 है, कार्बन है, तो वैलेंस तो इसका लास्ट वाला ये जो है ना, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इसकी वैलेंसी क्या है, 4 है, क्योंकि ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और वैलेंसी भी उसकी 4 है, क्योंकि वो 4 ले या दे सकता है। जबकि ये नाइट्रोजन है, 5 है, ये 3 ले सकता है इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी तो 3 है, लेकिन अंतिम कक्ष में 5। यानी कि आप ध्यान रखें, जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देते हैं, उनके अंतिम कक्ष में कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता दोनों बराबर होती है। जबकि नॉन मेटल्स की अंतिम ऑर्बिट में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे यहाँ 5 है, तो साफ सी बात है वो क्या करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 8 में से माइनस कर लेंगे। जैसे किसी के लास्ट में 5 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 5 है, लेकिन वैलेंसी उसकी 3 हो जाएगी। तो ये ध्यान रखिए, सब सिंपल सी चीजें हैं बस, लेकिन बस माइंड में क्लिक करनी चाहिए, समझ में आना चाहिए, तो इस तरीके से हम निकाल लेते हैं। अब देखिए कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ये आइसोटोप्स के अलग अलग यूजेस क्या हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे यूरेनियम है, तो यूरेनियम के जो आइसोटोप्स हैं वो अलग काम आते हैं हमारे, है ना। यूज्ड इन द फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर, रिएक्टर में यूज होता है। आइसोटोप्स जो कोबाल्ट के हैं वो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में यूज होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद ये रहा लेफ्ट में, अब आ गया, एक्चुअली मैं बीच में स्किप हो गया था। कार्बन 12 जो है कार्बन डेटिंग में काम आता है। कार्बन डेटिंग आप समझिए कि जैसे कोई जानवर कितने साल पहले मरा था, पहले हाफ ईयर भी पढ़ाए जाते थे, अब नहीं है इस सब सिलेबस में, तो वो कार्बन डेटिंग के काम आता है। C12 एंड C14 के रेशियो से वो निकाला जाता है। आइसोटोप्स बताया था कि एटॉमिक नंबर सेम और एटॉमिक मास अलग होता है, सम स्थानिक कहते हैं, यानी कि उनको एक ही स्थान पे रखा गया था, है ना, उसमें, तो इसलिए आइसोटोप। जैसे C12 एंड C14 था। जबकि अब आइसो बार है, समभारिक कहते हैं इसको, जिसका समान एटॉमिक मास होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कैल्शियम है C20 C40 और आर्गन है 18 और 40, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर तो देखिए, एक का 18 है, आर्गन का इसका 20 है, जबकि एटॉमिक मास दोनों का 20 है, 40 है ना। तो ये समभारिक के एग्जाम्पल है। ऐसे ही सोडियम का हो गया, एटॉमिक मास क्या है, 24 दोनों का है, सोडियम और मैग्नीशियम, जबकि एटॉमिक नंबर सोडियम का 11 है और मैग्नीशियम का 12 है ना। तो ये समझना है आप। अब जरा एक चीज समझिएगा कि जैसे जे थॉमसन और रुदरफोर्ड में जो मेजर डिफरेंस था, जे थॉमसन ने कहा था कि कोई स्पेस खाली नहीं है, जबकि रुदरफोर्ड ने कहा था कि एटम का अधिकांश हिस्सा खाली है। और वो एक और बात कही थी कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है। बस ये जवाब नहीं दे पाए कि घूम रहा है तो एनर्जी कहाँ से आ रही है और उसकी एनर्जी खत्म क्यों नहीं हो रही, उसका जवाब वो नहीं दे पाए थे। जबकि थॉमसन ने कहा था कि वो पूरे एटम में, जैसे कहा ना उन्होंने तरबूज की तरह वो एग्जाम्पल दे दिया था कि उसमें हर जगह वो एम्बेडेड है बीच बीच में, तो ये बात दोनों में अंतर था कि ये ऐसे ऐसे तरबूज के बीज की तरह है। कई बार जैसे आ जाता है कि हीलियम है या नियोन है या आर्गन है,
इसकी जीरो वैलेंसी क्यों होती है? देखिए, जीरो वैलेंसी का मतलब क्या है कि अगर कोई जीरो वैलेंसी है, इसका मतलब उसका अंतिम घर भरा हुआ है। अंतिम घर जब भरा हुआ है तो ना तो इलेक्ट्रॉन लेगा ना तो देगा, तो ना लेगा ना देगा, लूज करेगा ना तो गेन करेगा। तो इसलिए उसको हम इनर्ट गैस, अक्रिय गैस, नोबल गैस ये कहते हैं, और इसीलिए उनकी वैलेंसी जीरो होती है। ये ध्यान रखिए, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेन या देन नहीं करते हैं। ये भी ध्यान रखिए, जैसे कि कैनाल रेज क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, है ना। ये जो रेडिएशंस ई गोल्डस्टीन ने किया था, ठीक है ना, और अल्फा पॉजिटिव होता है, बीटा में नेगेटिव होता है, गामा पे कोई चार्ज नहीं होता। तो ये सब छोटे मोटे क्वेश्चंस है, तो इसको हमें ध्यान रखना चाहिए। अब नेक्स्ट बायो शुरू करते हैं, है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री में एक्चुअली ज़्यादा डेप्थ की चीज़ें, इसलिए टाइम ज़्यादा लगा। कोशिश करूँगा बायो, और क्योंकि 1 घंटा होने को है। अब इसमें देखिए कंसेप्ट मैपिंग, शुरुआत में सेल है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। इसको डेप्थ में अब देखते हैं। अब ये है कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर का लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है, मल्टी सेलुलर का बड़ा होता है। कभी भी डिफरेंस आए तो 2 हिस्सों में ऐसे बांटिए, और सेल नंबर इसमें सिंगल सेल होते हैं इसलिए एक कोशिकीय कहते हैं, और ये बहुकोशिकीय होते हैं। इसका ज़्यादा मल्टी सेलुलर है तो उतना ही फंक्शन उसका ज़्यादा बड़ा होगा, है ना। तो ये चीज़ों को ध्यान रखना है। अब इसके बाद प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, हिंदी में ऊपर और नीचे का डिफरेंस है ना। बहुत कुछ ध्यान में रखना पड़ रहा है, इसलिए टाइम लग रहा है वीडियो में, है ना। ये जो है बहुत ही छोटा साइज में होता है प्रोकैरियोटिक, ठीक है ना। न्यूक्लियर रीजन जो है नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, ये हमेशा यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय होता है। इसमें सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं, ये सब इसका जस्ट अपोजिट। यहाँ मोर होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यहाँ न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, और इसके प्लांट्स एनिमल्स वगैरह जो है वो है। अब ये लिपिड का एक एग्जाम्पल दिया है, बाइलेयर मॉडल है ये प्लाज्मा का। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफ्यूजन एंड ओस्मोसिस, है ना। इसको समझिए। डिफ्यूजन का मतलब है दोनों, मतलब हाई टू लो कंसंट्रेशन होता है, यानी कि उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण में। गैस में होता है डिफ्यूजन, और ओस्मोसिस होता है द्रव में, यानी कि प से पानी, प से परासरण, और विसरण गैस में, यानी कि जैसे पानी में वाष्पोत्सर्जन जो पत्तियां करती हैं वो सब विसरण के माध्यम से, या हमारे लंग्स में भी गैस का आदान प्रदान होता है, ये सब विसरण के माध्यम से होता है। अब ये देखिए, जो एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस, एक्स का मतलब होता है बाहर, है ना, यानी कि आउटसाइड हो जाना सॉल्वेंट का। कई बार ना ये सब बच्चे वर्ड को ध्यान में रखकर भी करें ना तब भी हो जाता है। तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सेल, सेल के अंदर हुआ तो एंडोस्मोसिस। हिंदी में भी देखिए बाह्य परासरण और अंतःपरासरण, ठीक है ना। बाह्य का मतलब हो गया कि कोशिका के अंदर से विलायक का बाहर जाना, है ना, बाहर जाना यानी कि एंडोस्मोसिस, ठीक है ना। और अंदर आना यानी कि जो है अंतःपरासरण, बाहर से विलायक का अंदर आ जाना। तो ये समझिए कि आउटसाइड द सेल जो है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट आउटसाइड द सेल, सेल से बाहर का जो है वो एक्स, है ना, एक्सोस्मोसिस होता है। अब देखिए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आता है ना। जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, तो इसको ये ध्यान रखने के लिए शॉर्टकट है कि बाहर की चीजों को देखिए, और हिंदी में भी पढ़ लीजिए। बाहर कम है तो अल्प परासरण, बाहर ज्यादा है तो अति परासरण, है ना। अब बाहर ज्यादा है तो हम उसको कहते हैं हाइपरटोनिक, ठीक है ना। हाइपरटोनिक यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल, यानी कि ये सेल है, मान लेते हैं एग्जांपल दिया, ये सेल है, इस सेल के बाहर ज्यादा है तो हाइपरटोनिक है, बाहर कम है तो हाइपोटोनिक है। बाहर कम है तो अंदर से बाहर जाएगा। मान लेते हैं किशमिश है, पानी सूखा हुआ है, बाहर पानी ज्यादा है तो किशमिश सूख जाएगा, फूल जाएगा, ठीक है ना। तो बाहर का सॉल्यूशन कहेंगे हम क्या, उसमें ज्यादा है। तो बाहर का जब सॉल्यूशन ज्यादा होगा तो हम उसको क्या कहेंगे कि हाइपरटोनिक है वो, ठीक है ना। और बाहर अगर कम होता तो हम उसको कहते हैं हाइपोटोनिक। तो बस इसको शॉर्टकट से ऐसी चीजों को याद रखते हैं। और बराबर है तो ना तो इधर से जाएगा ना तो आएगा, उसको हम कहेंगे आइसोटोनिक, यानी कि हिंदी में समपरासरी विलयन कहा जाएगा वो। अब देखिए सेल वॉल, है ना। ये सेल वॉल क्या है, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल, पौधे की कोशिका की सबसे बाहरी लेयर होती है ना। इसका हम फंक्शन ही देख लेते हैं। ये क्या करता है, डेफिनिट शेप देता है,
यानी कि ये डेफिनिट शेप स्ट्रक्चर देता है, ये प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ टू द वॉल सेल, है ना, सेल को स्ट्रेंथ देता है, परमिएबल है यानी कि अलाउ करता है एंट्री और एग्जिट भी। तो ये सब बड़े शॉर्टकट में है और बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसको हम अब प्लांट सेल एनिमल सेल का डिफरेंस देखेंगे उसमें। और न्यूक्लियस का क्या कार्य है, ये डायरेक्ट करता है, कंट्रोल्स करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी। प्लांट के जितने भी उपापचय क्रियाएं हो उन सबको ये मेंटेन करता है, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को भी ये ट्रांसमिट करता है। अब इसके बाद एक चीज देखिए, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को भी समझना है। जो साइटोप्लाज्म होता है ये कोशिका द्रव्य कहते हैं हम इसको, है ना, कोशिका द्रव्य। इसी के अंदर सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, यानी कि ये पार्ट है जिसमें कि अदर ऑर्गेनल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो ये ध्यान रखिए, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऊपरी लेयर हो गई, ठीक है ना, न्यूक्लियस अंदर हो गया, ठीक है, तो ये सब है। अब ये शॉर्टकट में थोड़ा बता देता हूँ कि सिंगल मेम्ब्रेन वाले होते हैं ईआर और लाइसोसोम्स, ये शॉर्टकट में कई बार ये कंपेयर में आ जाता है। डबल मेम्ब्रेन वाले होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स है ना, डीएनए है। जबकि नॉन मेम्ब्रेन जिसकी कोई झिल्ली नहीं होती है ना, तो वो राइबोसोम है, सेंट्रोसोम है ना। तो ये सब कुछ शॉर्ट एग्जांपल्स। अब देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ईआर कहते हैं, ये इट इज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स है ना, यह झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा शीट का विशाल तंत्र होता है ना। इसको गार्नियर पोर्टर ने इसकी खोज की थी। अब देखिए एस सी आर और आर ई आर दो होते हैं। स्मूथ का मतलब एस है, एस ई आर, और ये आर ई आर। ये मेड ऑफ ट्यूब्यूल्स मेनली helps in steroids, lipids and polysynthesis। राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ये absent होते हैं इसमें, जबकि इसमें सरफेस पे। ये देखिए जैसे क्या होता है कि जो इस तरीके के है उसमें ऐसे ऐसे ये बाहर ऐसे राइबोसोम्स चिपके होते हैं, इसलिए खुरदुरा लगता है। तो इसलिए जो एससीआर है वो उसमें राइबोसोम्स होते हैं, जबकि इसमें राइबोसोम्स नहीं होते हैं। और ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है जो रफ है ना, यानी कि जो रफ वाला है जिसको हम कह रहे हैं, तो वो प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है, ठीक है ना। और ये नहीं करा। अब ये इसके फंक्शन देख लीजिए, इट इज ओनली ऑर्गेनल्स विच सर्व्स एज अ चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट मटेरियल का परिवहन का काम कर रहा है वो यही ईआर करता है, स्थान उपलब्ध भी कराता है। इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ फैट, प्रोटीन, स्टेरॉइड्स, कोलेस्ट्रॉल, है ना, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, प्रोटीन, लिपिड, ये सब का काम है। अब इसके बाद गोल्जी अपरेटस है। मैं एक्चुअली सोच तो रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर करूँ। हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैं बता भी रहा हूँ आपको, है ना। इसके बाद आप गोल्जी अपरेटस, गोल्गी गोल्जी अपरेटस जो है ये पतली झिल्ली युक्त चपटी पुट्टिकाओं का समूह है ना, जो समांतर सजी रहती है, ठीक है ना। तो ये मैंने लिख दिया अरेंज पैरेलल, ठीक, यहाँ पे आप इसको देख लीजिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसमें, वो जिनकी बहुत कम तैयारी है वो लोग ये जरूर करें, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहते हैं और इसका मेन फंक्शन है क्या, प्रोड्यूस करना, स्टोर करना, रिलीज करना एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है ना। मेन फंक्शन इसका यही है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। राइबोसोम्स को जो है देखिए ये मेन है। इसके बाद राइबोसोम ये अत्यंत छोटे गोले कण होते हैं जो द्रव में स्वतंत्र रूप से तैरते हैं, ठीक है ना। अब राइबोसोम के कार्य क्या होते हैं, ये प्रोटीन के संश्लेषण का यानी कि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन का काम करता है ये, ठीक है ना। लेकिन मैंने कहा ना कि ये सब चीजें, प्लास्टिड्स को किचन ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है राइबोसोम्स हो गए, लवण हो गए प्लास्टिड्स, ठीक है। अभी मुझे कंफर्म नहीं है, वैसे कहते तो यही किचन ऑफ द सेल, फिर भी आप देख लीजिएगा क्योंकि थोड़ा काफी दिनों पे देखने पे डाउट रहता है माइंड में, ठीक है ना। अब जो ये है कि ये इट इज डबल मेम्ब्रेन डिसोल्युबल स्ट्रक्चर फाउंड मेनली इन एल्गी एंड प्लांट सेल। थोड़ी आई साइट भी हल्की फुल्की वीक हो गई है तो इसलिए देखने में। अब देखिए इसके बाद क्या है, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ये तीन चीजें हैं, ठीक है ना। तो ये आपको समझना है प्लास्टिड्स का। और क्लोरोप्लास्ट में वो क्लोरोफिल होता है, ठीक है ना, बाकी उसमें नहीं होता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या है, तना है, जड़ है, ठीक है, वर्णी लवक होते हैं। और क्रोमोप्लास्ट जिसको हम कहते हैं जड़, तना, लाल भूरे रंग का, ठीक है ना। तो अब ये आगे बढ़े।
अब इसका दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स क्यों कहते हैं? ये क्या करता है, ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म लाइसोसोम्स बर्स्ट, ये खुद बर्स्ट हो जाता है और इसके एंजाइम्स क्या करते हैं, डाइजेस्ट दियर ओन सेल, अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर जाते हैं, इसलिए यानी कि आत्मघाती थैली इसको हम कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहते हैं, इसको सुसाइडल बैग्स क्यों कहते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस है ना, ये सब मेन डिफरेंस है ना। यानी कि देखिए इसके सेल वाल होते हैं प्लांट सेल में, इसमें नहीं होते हैं, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है जबकि इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है पौधे पादप कोशिका में। ये लाइसोसोम्स और पेरोक्सोसोम्स नहीं होते हैं जबकि इसमें होते हैं, है ना, एनिमल सेल में। इसके जो है लाइसोसोम्स होते हैं लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स होता है प्लांट सेल में, इसमें नहीं होता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि दोनों ही पिक्चर याद कर लीजिएगा, लेबलिंग के लिए भी आ जाता है और वैसे भी आ जाता है। तो 101% ये पेपर में 3 क्वेश्चन जो भी मैंने बताए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, प्लांट सेल, एनिमल सेल, प्रोकैरियोटिक, यूकोराइटिक सेल, ये सब आप कर लीजिएगा। और इसके बाद है सेल डिवीजन, माइटोसिस और मियोसिस। देखिए माइटोसिस में क्या है कि यहाँ पे देखिए 2 से ये 2 और 2 4 हुए हैं, जबकि ये 2 बार विभाजन हुआ है, 2 हुए हैं फिर उसके बाद 4 हुए हैं। तो ये आपको समझना है, ये आपके गेमेट्स जो बनते हैं उसमें मियोसिस होता है, ठीक है ना। तो ये आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा कि वो मियोसिस में होता है, माइटोसिस में नहीं होता है। माइटोसिस में जब कोई इंजरी वगैरह हो जाती है तो बनता है। अब जल्दीबाजी में कई चीज़ें दिखनी भी बंद हो जाती हैं, ठीक है ना। तो आप इसको जो है अब इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। मैं क्योंकि स्क्रीन शेयरिंग तो कर ही रहा हूँ, आपके पास नोट्स अवेलेबल है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप देख पा रहे हैं। अब कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी है, जैसे प्लाज्मोलाइसिस क्या है, वो श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म होता है लॉस ऑफ वाटर के कारण, है ना। जैसे हाइपरटोनिक मीडियम में जब हम रखते हैं तो उसको हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं, यानी कि इट इज द श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर व्हेन केप्ट इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब देखिए दूसरा कौन सा ऑर्गेनेल्स है जो कि सेल के सारी एक्टिविटीज को नियंत्रित रखता है, तो न्यूक्लियस है, जिसको हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। याद रखिएगा कि न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। और डीएनए वगैरह सब जो है कंटेन ऑल इंफॉर्मेशन उसी में रहते हैं। इसके बाद जो प्लांट सेल में लार्ज साइज वैक्यूल्स क्यों होता है, देखिए उसमें स्टोर वेस्ट मटेरियल भी होता है, सारी चीजें होती हैं, तो इसलिए उसका लार्ज साइज होता है। अब इसके बाद एक और भी क्वेश्चन जो अक्सर पेपर में आता है कि एनिमल सेल में जो है क्या होते हैं, सेल वॉल नहीं होते हैं, है ना। तो जो एनिमल डू नॉट हैव रिजिड वॉल्स बिकॉज सेल वॉल्स आर इनकम्पिटेबल विद द वे इन विच एन एनिमल मूव्स एंड ग्रो, ठीक है ना। एनिमल मूव एंड ग्रो कर रहे होते हैं तो उसके लिए उसको ज्यादा जरूरत नहीं होती है। क्लोरोप्लास्ट पौधे में ही होता है। जो गोल्जी अपरेटस को सिक्रेटरी ऑर्गेनल्स कहते हैं, याद रखिएगा। सिक्रेटरी ऑर्गेनल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सिक्रीट करते रहते हैं, है ना, कोई ना कोई चीजों को। ये जैसे कि दिस इज बिकॉज इट पैकेज मटेरियल सिंथेसाइज्ड इन द ईआर एंड डिस्पैचेज इट टू इंटरसेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर सेल्स। इसको सेक्रेटरी ऑर्गेनल्स कहते हैं, सेक्रेटरी ऑर्गेनल्स, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, सेक्रेटरी ऑर्गेनल्स कहते हैं। और इसके बाद जो एक और है जो आपको सेक्रेटरी प्रोटीन्स करता है, वो जो सिक्रीट कर रहा होता है प्रोटीन, ये कुछ खास नहीं है, ठीक है ना। आरईआर और एसईआर मैंने बता ही दिया, बिल्डिंग यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। इस सेल जो है वो बिल्डिंग यूनिट है। माइटोसिस मियोसिस बता ही दिया। माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं जबकि मियोसिस में 4 डॉटर सेल होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये इसका माइटोसिस 4 स्टेज में होता है जबकि वो 2 स्टेज में होता है। इसका जो ग्रोथ है रिपेयर वगैरह करने में माइटोसिस होता है, जबकि मियोसिस का जो है वो मतलब कि गेमेट्स वगैरह बनते हैं तो होता है। मैंने दोनों का पिक्चर आपको कहा ही है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों में भी याद रखिएगा। ये सब ना इसमें आता है कि परमिएबल क्यों है, क्योंकि देखिए बाहर की चीज अगर ये सेल वॉल नहीं हो, है ना, या मेम्ब्रेन कोई नहीं हो, तो अंदर की चीजें बाहर आ जाएंगी, बाहर की चीजें अंदर चली जाएंगी। कौन सी चीजें जानी चाहिए, कौन सी आनी चाहिए, तो इसके लिए ये मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है ना। तो इसका एक अपना रोल है। तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम जैसे जब भी क्वेश्चन होता है सुसाइडल बैग्स,
तो बताए मोस्ट एक्सपेक्टेड तो वही है कि माइटोकॉन्ड्रिया सुसाइडल बैग्स क्यों है ना। उसके बाद नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस क्यों है, जो लाइसोसोम्स है सुसाइडल बैग्स क्यों है। क्वेश्चन मैं एक्चुअली जो ढूंढ रहा हूँ वो मिलने की कोशिश कर रहे हूँ मैं, तो मिल नहीं रहा है। ऑस्मोसिस आपको बता ही दिया है। अभी अगला चैप्टर है टिश्यू। काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ, देखिए फिर भी आप जैसे माइंड मैप अब आगे आपके सामने दे दिया है ना। आप इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एनिमल टिश्यू का ये दिया हुआ है कि जैसे कि एपिथेलियल है, कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है। एपिथेलियल के भी नीचे एग्जाम्पल दिए हुए हैं ये, है ना। एस्क्वेमस है, क्यूबॉइडल है, कोलमनर है। काफ़ी बड़े बड़े टॉपिक है। बोन एंड कार्टिलेज में डिफरेंस है, ब्लड एंड लिम्फ में डिफरेंस है, टेंडन एंड लिगामेंट में डिफरेंस है ना। तो ये सब छोटे मोटे क्वेश्चंस नहीं है, काफ़ी एक्चुअली बड़ा ही वास्ट। एक चैप्टर में ही लोग 4-4 5-5 वीडियो बना देते। मैं सारे चैप्टर्स को एक साथ कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। लेकिन आप उसमें जैसे देखिए ये लेटरल मेरिस्टेम है जो साइड से होता है ना। इंटर कैलोरी जो है मेरिस्टेम है ये बीच में स्पेस को होता है। और एपिकल मेरिस्टेम है यानी कि जो ऊपर का जो टॉप होता है ना। तो इसको आपको समझना है। इसको विभज्योतक कहते हैं हम। विभज्योतक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये विभाजित होता रहता है, और विभाजित होता रहता है तो इसका मतलब ये बढ़ता है, जबकि यही परमानेंट होता है तो वो नहीं बढ़ता है। ठीक है ना, तो ये शॉर्टकट में है। अब परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जो फॉर्म फ्रॉम दोज मेरिस्टेमेटिक सेल विच आर लेफ्ट बिहाइंड एंड हैव लूज द एबिलिटी। जो डिवाइड होने की एबिलिटी लूज कर देते हैं तो परमानेंट टिश्यू हो जाते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो प्रोटेक्टिव है, सपोर्टिव है, जबकि वही कॉम्प्लेक्स में अलग अलग सेल के बने होते हैं, है ना। ये स्टोमेटेड पोर है ना। स्टोमेटा का एग्जाम्पल दिया हुआ है। गार्ड सेल है, इसका ये एपिडर्मी से बाहर का हिस्सा ये दिखा रहे हैं, है ना। क्लोरोप्लास्ट है ये जो पिगमेंट्स दिख रहे हैं। तो ये सब क्वेश्चंस अक्सर पेपर में मार्किंग करने के लिए भी आ जाता है। कॉर्क है, फंक्शन ऑफ कॉर्क क्या है? ये प्रोटेक्टिव इन फंक्शन है, ठीक है ना। इसके बाद सपोर्टिव टिश्यू फंक्शंस आर ऑफ 3 टाइप्स। अब ये सब टाइप्स दिए हुए हैं, है ना। मैं अब ये इधर हिंदी में देखिए, स्टोमेटा का पत्तियों के एपिडर्मिस में बहुत से छिद्र होते हैं, छोटे छोटे जो होल्स होते हैं, है ना। पोर्स कह लीजिए आप उसको। स्टोमेटा, जिससे कि ये स्टोमेटा 2 काम कर रहा होता है। एक तो वाटर को निकालता है जिसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं, और साथ में वो डिफ्यूजन के माध्यम से एक्सचेंज ऑफ गैसेज भी कर रहा होता है। जबकि कॉर्क में ये काम नहीं होता है। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा में डिफरेंस है ना। सेल का शेप है, ठीक है। इसमें ज़्यादातर मेन चीज़ देखिए, इंटरसेलुलर स्पेस की बात करें, यहाँ प्रेजेंट होता है, यहाँ एब्सेंट होता है, यहाँ एब्सेंट होता है ना। यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उस पैरेन्काइमा है, पैरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस होता है, जबकि उधर नहीं होता है। केवल मेन डिफरेंस ही देख लीजिए, जैसे सेल वाल इसका थिन होता है, इसका अनइवन और थिकनिंग होता है, यानी कि जो थोड़ी सी असमान रूप से, और कोशिका भित्ति जो है थोड़ी मोटी और पतली होती है, और इसकी जो लिग्निफाइड होती है ना। तो ये सेम है, और ये प्रेजेंट बता ही दिया आपको। अक्रेंस फंक्शन इसका फूड स्टोरेज है, फोटोसिंथेसिस है ना। ये जबकि टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है ना, जो कोलेनकाइमा की बात होती है। और स्क्लेरेनकाइमा ये प्रोटेक्शन फ्रॉम स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाइलम एंड फ्लोएम, है ना। जाइलम जो है ये डेड सेल होते हैं, फ्लोएम जो है ये लाइव सेल, लिविंग सेल होते हैं। ये थिक होता है, जबकि ये जो है इसका थिन होता है, ठीक है ना। और जौ से जल कैरीज वाटर एंड मिनरल एंड कैरीज शुगर एंड फूड। ये फूड को, ये मेन अंतर याद रखिएगा। ये इसका डायरेक्शन अपवर्ड होगा क्योंकि वाटर को ले जा रहा है, ये जबकि डाउन एंड अप एंड बाई डायरेक्शनल होगा, हर डायरेक्शन में चलेगा। तो मेन पॉइंट्स ही केवल याद। अब ये थोड़ा सा एपिथेलियल टिश्यू है, ये कवरिंग है प्रोटेक्टिव टिश्यू इन एनिमल। खासकर डेफिनेशन भी याद रखे तो बहुत अच्छा हो जाता है कि इट इज प्राइमरली प्रोटेक्टिव इन द फंक्शन। अब ये एपिथेलियम टिश्यूज़ के टाइप्स हैं, है ना। ये बहुत ही डेप्थ में है और काफ़ी डिफिकल्ट भी है, तो ये थोड़ा सा टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। इसको आप केवल देख लीजिए, जिसको ये करना हो। कॉलमनर, लेटर ग्लैंडुलर, है ना, ये सब है, हिंदी मीडियम में भी है आगे। और इसके बाद जो है आपका कनेक्टिव टिश्यू, ये डेफिनेशन बिल्कुल याद रखिए कि कनेक्टिव टिश्यू क्या है। ये कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि संयोजी ऊतक कहते हैं, है ना, जो कनेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें जैसे ब्लड भी आ जाता है, ठीक है, आरबीसी,
प्लेटलेट्स, आरबीसी प्लेटलेट वगैरह का ये वीडियो भी मेरे उस पे चैनल पे अलग से है, न्यूरॉन का वीडियो मेरे चैनल पे अलग से है, ईयर का वीडियो मेरे चैनल पे अलग से है। और ये टॉपिक ही पहले विदाउट ऐसे मैंने लेक्चर देते हुए बहुत पहले, आज से 4-5 साल पहले का वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। प्लाज्मा का ये 55% ब्लड का प्लाज्मा होता है, वाटर उसका 90 to 92% होता है ना। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होते हैं, हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन का संवहन करता है, डब्ल्यूबीसी जो है वो सोल्जर्स ऑफ द बॉडी है ना, आर्मी है, जैसे कि वो सफ़ेद रक्त कणिकाएं कहते हैं हम इसको, ठीक है ना। तो ये सब है इसमें। और क्वेश्चन जो प्लेटलेट्स, ये खून का थक्का बनाने में, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। बोन एंड कार्टिलेज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अस्थि और उपास्थि में अंतर। ये जो अस्थि होती है यानी कि बोन होते हैं, ये थोड़ा सॉलिड होता है, और जबकि कार्टिलेज जो है वो फ्लेक्सिबल होता है। देखिए है ना, ये पोरस होता है, नॉन पोरस होता है ना। तो ये सब, ये मैट्रिक्स मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड मिनरल सॉल्ट्स होते हैं, जबकि इसका प्रोटीन का बना होता है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो भी डिफरेंस है उसको तो आप बिल्कुल करते रहिएगा, है ना। टेंडन एंड लिगामेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में आता है। टेंडन को स्नायु कहते हैं, ये कंडरा है, ये इन इलास्टिक होता है और ये इलास्टिक होता है। लिगामेंट जैसे ये देख रहे हैं ना, दो हड्डी को ये आपस में ऐसे जोड़ा है, तो वो क्या है, रस्सी की तरह रचना होती है, तो ये क्या होता है, इलास्टिक होता है। ये मसल्स टू बोन जोड़ता है टेंडन, जबकि ये बोन टू बोन, यानी कि अगर आप, जैसे आपकी केहनी है ना, या पैर के घुटने हैं, तो ये आपस में जो जुड़े होते हैं वो लिगामेंट से जुड़े होते हैं। तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद ये जो स्ट्रिएटेड, नॉन स्ट्रिएटेड और कार्डियक, कार्डियक यानी कि जो हार्ट के होते हैं, है ना। तो ये क्या है, सिलिंड्रिकल होता है, ये स्पिंडल शेप होता है, ये सिलिंड्रिकल है ना। स्ट्रिएटेड यानी कि रेखित पेशियां कहते हैं हम इसको, और रेखित और हृदय वाली तो हृदय में ही होती हैं। तो ये जो हृदय वाली होती हैं ये इनवॉलंटरी होती है ना। ये भी जो आपका नॉन स्ट्रिएटेड होता है ये भी इनवॉलंटरी होता है, जबकि स्ट्रिएटेड जो है वो आपका क्या होता है, वॉलंटरी होता है। जो हार्ट वाले हैं ये थकते नहीं है ना। ये अब लिखा होगा कहीं ना कहीं, नहीं मिल रहा अभी मुझे, है ना। ये दोनों अनब्रांच्ड होते हैं, जबकि ये ब्रांच्ड होते हैं। ये मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, यानी कि इसमें न्यूक्लियस कई होता है, जबकि ये यूनी न्यूक्लिएट होते हैं। तो जो काम के 3-4 डिफरेंस भी आप अभी पेपरों में देख सकते हैं। डेप्थ में जब आप पढ़ेंगे तो इसको और आप ढंग से पढ़ लेंगे। ये ऑलरेडी इसका वीडियो है, डेंड्राइट देखिए, ये है, यही मैसेज लेता है ना। फिर एक्सॉन ये रहा, ठीक है, और सेल बॉडी है, ये इसका न्यूक्लियस है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, और इसको देख लीजिएगा। कोई भी जो हमें टच हो या कोई भी चीज़ हो, तो ये ब्रेन तक पहुंचाने का ये नर्व एंडिंग ऐसे करके ब्रेन तक पहुंचाता है तो मैसेज को, ठीक है ना। तो इसको आप देख लीजिएगा, मेरा इसका सेपरेट वीडियो ही है। अब इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक बार मैं फिर से बोल दूं। जो जाइलम होता है वो डेड सेल है, फ्लोएम जबकि लिविंग सेल है ना। वो जल का संवहन करता है, जबकि ये फ्लोएम फूड का करता है। उसके बाद मेरिस्मेटिक और परमानेंट टिश्यू, जो विभज्य ऊतक और स्थायी ऊतक कहते हैं। ये जो मेरिस्मेटिक होते हैं इसके सेल डिवाइड हो रहे होते हैं, यूनी डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, जबकि परमानेंट टिश्यू के जो है वो क्या होते हैं कि मेरिस्मेटिक टिश्यू की जगह नहीं होते, ये डिवाइड नहीं होते, और ये डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, थिन और थिक होते हैं इनकी सेल वॉल। जबकि मेरिस्मेटिक सेल की क्या होती है, काफ़ी थिन होती है ना। और मेटाबॉलिज्म इसका काफ़ी हाई रेट से चलता है, जबकि उसका परमानेंट टिश्यू कहा ना कि परमानेंट हो चुका है, तो थोड़ा सा वो लो चलता है। वैक्यूल्स होते हैं मेरिस्मेटिक में, यानी कि विभज्योतक में, जबकि इसमें लार्ज वैक्यूल्स होते हैं, आर प्रेजेंट इन मैच्योर सेल। तो ये सब कुछ खास चीज़ें थी जो मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, है ना। शॉर्ट नोट, एपिथेलियल टिश्यू वगैरह का कुछ एडिशनल क्वेश्चन जो इन बच्चों को करना है वो आप कर सकते हैं। जिन बच्चों को जैसे कि पेरेन्काइमा का सेल वॉल प्राइमरी है, ये सब आप कर सकते हैं। एपिडर्मिस जो है प्लांट में क्या रोल है, तो ये प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है प्लांट का, ठीक है ना। कॉर्क एक्ट एज प्रोटेक्टिव टिश्यू क्यों करता है, क्योंकि वो डेड सेल होता है। तो ये सब कॉमन से क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिएगा। अब बहुत टाइम होता जा रहा है, अब एक्चुअली फिजिक्स में ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी हो जाए, है ना। देखिए इसमें रेस्ट है जब नो चेंज इन पोजीशन, और मोशन होता है जब चेंज इन पोजीशन होता है। यूनिफॉर्म मोशन है जब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जब ज़्यादा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, है ना। एक समान गति, है ना। और जो है
इसको हम असमान गति कहते हैं जब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं होता। लीनियर यानी कि स्ट्रेट लाइन पाथ होता है। सर्कुलेटरी मोशन यानी कि सर्कुलर पाथ है। अगर मान लेते हैं पाथ जो है अगर सर्कुलर है तो हम उसको सर्कुलरी पाथ कहते हैं। उसके बाद जो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस, ये सारे डिफरेंस ऐसे ऐसे करने हैं आपको, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए बिल्कुल कि यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, एक तो इन सब में अंतर है वेक्टर और स्केलर वाली, ठीक है ना। यानी कि ये जो है डिस्टेंस ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर यानी कि सदिश और स्केलर यानी कि अदिश। तो जो स्पीड है वो चाल और वेलोसिटी वेग। तो ये डिस्प्लेसमेंट को जब हम देखते हैं तो वो जैसे मान लेते हैं कि एक व्यक्ति यहां से यहां गया और फिर यहां से यहां आया, तो ये तो टोटल डिस्टेंस हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट उसका ये हुआ है ना, ए से बी तक, ये वाला जो है, ठीक है ना। तो ये समझिए कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, विस्थापन, मिनिमम दूरी। अब ये कुछ डेफिनेशंस है, जैसे कि v बराबर u प्लस ए टी। वी का मतलब है फाइनल वेलोसिटी और u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है ना। तो u प्लस ए टी कहते हैं, ये सब फार्मूले हैं। अगर केवल और केवल अगर मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, तो न्यूमेरिकल्स का अलग वीडियो बना दूं, है ना। तो अगर बना पाया तो ठीक है, अदरवाइज आप जो है कोशिश करेंगे कि इसको आपको जिसको आता है वो कर लेंगे, है ना। एक्सेलरेशन का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब देखता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आगे मिलते हैं। अब ये एक अंतर यही आ जाता है कि वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी में डिफरेंस बताइए। इसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होता है ना। यानी कि मात्रा और दिशा दोनों होती है, इसलिए इसको हम सदिश कहते हैं, दिशा भी है। स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। एग्जाम्पल है जैसे कि एक्सेलरेशन हो गया, है ना, जहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट हो गया है, सब वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स है जिसमें डायरेक्शन लग रहा है, वेक्टर क्वांटिटी है। एक डिफरेंस तो ये लिख ही दीजिए कि कौन सा वेक्टर और कौन सा ये है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूरी व विस्थापन में अंतर, ठीक है ना। ये जो है लेंथ और एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। ये वाला डिस्टेंस क्या है, स्केलर है, वेक्टर है। ये सब मैं शॉर्टकट में बता चुका हूँ। इस पे कई बार क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल, ये किताब का ही है, टेक्स्ट बुक का आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। सभी बच्चों को न्यूमेरिकल्स में बता रहा हूँ कि न्यूमेरिकल आप किताब का कर लीजिएगा, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक्सेलरेशन निकालना, वो भी आप कर लीजिएगा। खासकर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे तो उल्टा हो जाएगा। ये क्योंकि ये 1000 होता है और बटे में 3600 होता है ना। यानी कि एक घंटे में इतने सेकंड होते हैं, तो ये कट के ऐसे कट के 5/18 आ जाता है। तो किलोमीटर पर आवर और v माइनस यू बाई टी हम करते हैं तो एक्सेलरेशन निकलता है। तो किलोमीटर पर आवर दिया है तो पहले उसको मीटर पर सेकंड में बनाइए, टी को पहले सेकंड में बनाइए। तो ये सब क्वेश्चन में जानबूझकर वो मिनट में दे देते हैं, है ना, टाइम को। तो जो भी क्वेश्चन करिए उसको आप यूनिट्स में ही लीजिए। अब इसमें कह रहा है कौन फास्टर है, तो जिसका स्लोप ज़्यादा है वो फास्टर होगा। जैसे कि ये है, ये गाड़ी फास्ट होगी, ये वाली स्लो होगी, ठीक है ना। और टाइम ग्राफ, कोई भी ग्राफ बनाना है तो दोनों तरफ, इधर वाला नीचे की तरफ ये टाइम का होता है, ऊपर यहाँ डिस्टेंस है तो कभी स्पीड है, तो ऐसे करके निकाल दिया कीजिए तो क्वेश्चन आपका इजीली निकल जाता है। अब ये जो सर्कुलर पाथ है तो 2πr होता है सरकमफ्रेंस, है ना। जैसे कि कई बार इतने सेकंड में क्या तो एक सर्कल पूरा हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगा लेकिन डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो कई बार पूछा जाता है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो वो सब देख लीजिएगा आप, और फार्मूले ज़रूर लर्न कर लीजिएगा आप, क्योंकि वीडियो बड़ा होता जा रहा है तो इसलिए मैं इसको थोड़ा स्किप करके चल रहा हूँ। अब ये जो है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, इसमें देखिए फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। मैं कोशिश करूंगा अब शॉर्टकट में और भी चलूं, है ना। इसमें देखिए बैलेंस्ड फोर्स है जहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो होता है, यानी कि बैलेंस्ड फोर्स है, दोनों तरफ से बराबर ताकत लगी है। एक एग्जांपल के तौर पे ले तो हम अनबैलेंस्ड फोर्स में रिजल्टेंट फोर्स जो है ग्रेटर देन जीरो होता है। इसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ठीक है ना। इसमें क्या है कि टोटल मोमेंटम जो है वो पहले और बाद का, इसका क्वेश्चन न्यूमेरिकल जरूर कर लीजिएगा। जैसे एक बंदूक से गोली चला रहा है तो जो पहले का मोमेंटम और बाद का मोमेंटम इक्वल ही रहेगा। गति के इसमें तीनों नियम है। गति का पहला नियम जो है ना, जिसको हम इनर्शिया कहते हैं, जब कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो लॉ ऑफ इनर्शिया समझ लीजिएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ये, है ना, जिसमें कोई भी टेंडेंसी टू रेजिस्ट कहते हैं हम इसको, टेंडेंसी टू रेजिस्ट द चेंज, यानी कि कोई भी चेंज को विरोध करता है ये।
ठीक है ना। और उसके बाद जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, जो मास इंटू वेलोसिटी होता है, पी मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी, तो वो है। और थर्ड लॉ ऑफ मोशन है एवरी एक्शन इक्वल एन अपोजिट रिएक्शन, तो ये प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो इसको हम आगे एक दो चीज़ों को डेप्थ में और देखकर आगे बढ़ते हैं। अब ये रहा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कि एनी ऑब्जेक्ट रिमेन्स द इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन अंटिल अ compelled to change the state by applying external unbalanced force। कोई भी वस्तु अपनी गति की अवस्था या विराम की अवस्था को तब तक बनाए रखना चाहता है जब तक कोई बाहरी बल लगकर उसकी स्थिति को परिवर्तन ना कर दे, है ना। इसी को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि जो हम कारपेट को जब डंडे से मारते हैं तो धूल मिट्टी अलग क्यों हो जाता है, बस में हम चलते हैं तो ब्रेक लगते हैं हम आगे क्यों हो जाते हैं, है ना। इस तरह के कोई भी क्वेश्चन है तो वो समझ जाइए कि लॉ ऑफ इनर्शिया वहाँ काम कर रहा है। और घोड़े के तांगे वाला क्वेश्चन है कि वो वहाँ पे वो पीछे को धक्का मारता है तो आगे जाता है, तो वो क्या है कि वो बताता है कि एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मास एंड इनर्शिया। जो मास यानी कि द्रव्यमान है और इनर्शिया यानी कि जो रेट ऑफ टेंडेंसी टू चेंज, है ना, रिजिस्ट द चेंज। तो ये क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट because of which it resists a change in its state is called inertia। और inertia on an object is measured by its mass। और इसी inertia को ही हम उसका mass कहते हैं, यानी कि नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रिजिस्ट द चेंज। ठीक है ना, यानी कि कहा ना हर वस्तु में चेंज के खिलाफ जो है एक टेंडेंसी होती है, विरोध करते हैं। ऐसे इंसान भी कोई चेंज नहीं चाहता। अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कई लोग सोचेंगे क्यों बना रहे हैं, क्या जरूरत है ना, दुनिया जैसे चलती है चलने दो। तो ये सब अलग अलग लोगों की सोच होती है। हम नए चीज़ों को हमेशा विरोध करते हैं, तो ये इसी को इनर्शिया कहते हैं। मोमेंटम क्या है, मोशन है ना, मास इंटू वेलोसिटी। किसी को डेफिनेशन नहीं आए तो प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी करके लिख दीजिए, तब भी हो जाएगा आपका। ठीक है ना। तो ये जो है, अब देखिए न्यूटन का है। कई चीज़ें यहाँ मिल नहीं रही है, अभी मैं जल्दी जल्दी में कोशिश जितना कर रहा हूँ। तो ये समझिएगा कि न्यूटन निकालना है तो क्या है कि न्यूटन का वह बल जो 1 केजी द्रव्यमान को किसी वस्तु में 1 मीटर पर सेकेंड का त्वरण उत्पन्न कर देता है। ठीक है ना। तो ये जो सब देखिए, ये मेरे जो कंप्लीट केमिस्ट्री का साइंस का एक 9th का और भी वीडियो है, उसमें देख लीजिएगा। उसमें ये टॉपिक को ज़्यादा अच्छी तरह समझाया है कि जो when an acceleration of 1 meter per second square is seen in a body of mass 1 kg, then force applied on the body is said to be 1 Newton, है ना। यानी कि कहता है कि एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर दिया गया और ऑब्जेक्ट है क्या, 1 kg। जैसे हम क्या कहते हैं, F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है m इंटू ए। ठीक है ना। तो ए का यूनिट ले लिया, एक्सेलरेशन है ये, मास का मतलब केजी ले लिया 1 kg, तो इसको हमने कहा 1 kg। 1 न्यूटन क्या है, फोर्स है। अगर कोई ऐसे ही निकालता है फॉर्मूला जो भी होता है तो ऐसे ही उसके यूनिट पे क्वेश्चन आता है। 1 न्यूटन को डिफाइन कीजिए, 1 वाट को डिफाइन कीजिए, 1 जूल को डिफाइन कीजिए, ये सब अच्छी तरह कर लीजिए। अगर स्लिपरी स्थान हो तो हम आसानी से फिसल जाते हैं, है ना। अगर जीरो फ्रिक्शन हो यानी कि घर्षण बल नहीं हो तो चलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सब क्या है, ये सब एग्जाम्पल है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के। ठीक है ना। तो ये सब छोटे मोटे इस चैप्टर में न्यूटन के तीनों नियम अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। जिन बच्चों की अच्छी तैयारी है, टेक्स्ट बुक के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको केवल कर लीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, मैं कमेंट में जवाब दे दूंगा। एक्सेलरेशन निकालना सीख जाइएगा, है ना, और प्रैक्टिस कर लीजिएगा जिसको आता है। ठीक है ना। ग्रेविटेशन वाला भी चैप्टर को मैं इसको इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कर लीजिए, केवल ये बहुत है। ठीक है ना। न्यूटन के जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है G(m1 × m2 / r स्क्वायर), है ना, ये मेन है। बायंट फोर्स वाला एक दूसरा है, थ्रस्ट एंड प्रेशर है। ठीक है। इसमें क्वेश्चन आता है अभी, जो एवरी मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर मास विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, उनका जो प्रोडक्ट है उसके मल्टीपल में होता है, यानी कि प्रोडक्ट में वो क्या कहते हैं उसको, प्रोपोर्शनल होता है जो लगने वाला बल है। और डिस्टेंस जितना बढ़ जाए तो उतना ही लगने वाला बल कम हो जाता है। यानी कि कोई भी वस्तु
जो भी यूनिवर्स में है वो आपस में एक दूसरे को अपनी तरफ आकर, इस पे क्वेश्चन ये भी आता है कि पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे पे गिर क्यों नहीं जा रहे, चंद्रमा पृथ्वी पे क्यों नहीं गिर जा रही। कैपिटल जी का मान बहुत इंपॉर्टेंट है, 6.67 इंटू 10⁻11। कैपिटल जी और स्मॉल जी में डिफरेंस कहा ना। अब ये मेरे कुछ पुराने वाला जो वीडियो है, मैं लिंक इसी के साथ डाल दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। हो सकता है कि अभी मैंने बायो ज़्यादा अच्छा करा दिया है तो वो चीज़ें टॉपिक छूट गई, लेकिन छूट तो नहीं रही है, बस ये है कि जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। कैपिटल जी स्मॉल जी में डिफरेंस, कैपिटल जी का मान चेंज नहीं होता है, स्मॉल जी का मान चेंज होता है ना। तो ये सब क्वेश्चन है ना, ठीक है, इसको आप देख लीजिए। ये सदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। कैपिटल जी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, जबकि स्मॉल जी वेक्टर है, इसका मान बदलता रहता है। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, मास एंड वेट में डिफरेंस, है ना। द्रव्यमान और भार में अंतर, भार बदलता रहता है, द्रव्यमान सेम रहता है ना। ये जो मास है, ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। और ये कैन मेजर ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय इट्स इनर्शिया, इनर्शिया से मास को यानी कि द्रव्यमान को मापते हैं, जबकि वेट जो है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। इसीलिए जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग वेट आपको देखने को मिलता है। चंद्रमा पे वजन जो है 1/6 होता है। अगर कोई यहाँ पे 60 kg का है तो चंद्रमा पे उसका वजन कितना होगा, 1/6। अब ये थ्रस्ट एंड प्रेशर है ना। द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट, है ना। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाला बल प्रणोद कहलाता है। जबकि प्रेशर क्या है, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, है ना। यानी कि अगर हम जो प्रेशर को निकालना है तो थ्रस्ट में मीटर पर स्क्वायर हम डाल दें, फोर्स बटे में न्यूटन, न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर, तो NM स्क्वायर आ जाएगा। तो इसीलिए जब अगर मान लेते हैं कि कोई भी चीज़ है, पट्टी है या बैग का वो है, तो इसको चौड़ा कर दिया जाता है ताकि लगने वाला प्रेशर कम हो जाए। इस पे क्वेश्चन आता है कीलें नुकीली क्यों होती है, ताकि अगर वो मोटी हिस्से से अगर हम उसको करेंगे तो कील अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन अगर ये पतला होगा बिल्कुल तो आसानी से कील चली जाएगी, ताकि प्रेशर ज़्यादा रहे। एरिया अगर मान लेते हैं कम होगा तो साफ सी बात है प्रेशर ज़्यादा होगा, और अगर एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। तो इसीलिए एरिया को जब कील ठोकना होता है तो एरिया बिल्कुल कम किया जाता है ताकि प्रेशर बढ़ जाए, और ये जो बैग की पत्तियों का एरिया बढ़ा दिया जाता है ताकि प्रेशर जो है वहाँ पे कम हो जाए, और कील का किया जाता है ताकि प्रेशर बढ़ जाए, ठीक है ना। अब बायंसी, है ना। बायंसी क्या होता है, उत्प्लावन बल कहते हैं कि जब जो है अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज इमर्ज्ड इनटू वाटर, है ना। यानी कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है, उत्प्लावन इधर लिखा है कि जब कोई वस्तु को पानी में अंशतः या पूर्णतः डुबाया जाता है तो उसके भार में आभासी कमी होती है, और ये कमी उसके द्वारा हटाए गए पानी के बराबर होती है। यानी कि इट स्टेट्स दैट व्हेन अ बॉडी इज इमर्ज्ड फुली और पार्शियली इन फ्लूइड it experiences an upward force that is equal to the weight of the fluid displaced by it। तो इसीलिए जो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बदौलत ही ये है कि कोई भी वस्तु अगर पानी की कील डूब जाती है कि जहाज तैरती है, क्योंकि जहाज ज़्यादा पानी को डिस्प्लेस करता है, ज़्यादा डिस्प्लेस करता है, तो इसलिए वो तैरता है। तो ये सब क्वेश्चन पेपरों में अक्सर आता है। अब ये रिलेटिव डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर से कंपेयर किया है यहाँ पे, है ना। अभी इसके आगे हम देखते हैं और भी कुछ जो इम्पोर्टेंट हो। अब मोमेंटम वाले में जैसे कार के टक्कर वाला क्वेश्चन है, बुलेट वाला है, 2 क्वेश्चन अच्छी तरह न्यूमेरिकल्स में कर लीजिएगा। ग्रेविटेशन के 1-2 क्वेश्चन कर लीजिएगा, है ना। न्यूमेरिकल वो बच्चे कर लेंगे जिनकी तैयारी अच्छी है। अब ये अक्सर क्वेश्चन पेपर में आता है कि जो जी का स्मॉल जी का मान होता है वो कहाँ क्या होता है, तो ये मिनिमम होता है इक्वेटर पे, यानी कि इक्वेटर पे मिनिमम होता है। तो अगर कोई व्यक्ति इक्वेटर पे होगा तो उसका वजन कम होगा, जबकि वही पोल पे यहाँ चला जाएगा तो उसका वजन ज़्यादा होगा, क्योंकि जी का मान बढ़ जाएगा। अब दूसरी बात है कि जो सतह है, सरफेस पे स्मॉल जी का मान सबसे ज़्यादा होता है। अंदर को जाएगा तो वैल्यू कम होगा, पहाड़ों पे जाएगा तो कम होगा। तो ये समझ जाइए कि अगर एक व्यक्ति सतह पे है तो उसका वजन ज़्यादा है, जबकि ये पहाड़ों पे चला जाएगा, यहाँ वजन देखेगा तो उसका वजन कम होगा, ठीक है ना। तो ये वेरी करेगा वजन, क्योंकि हमने मास एंड वेट में डिफरेंस भी पढ़ा ही है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इक्वेटर पे कम होता है, ठीक है ना, और पोल पे ज़्यादा होता है। ऐसे सतह पे ज़्यादा होता है, अंदर कम, और पहाड़ों पे ज़्यादा होता है, कम होता है, मतलब कि सतह पे ज़्यादा, ऊपर कम और पहाड़ों पे भी कम। जो चक्रवात आते हैं,
टाइड्स का भी कारण यही है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सन एंड मून के बीच में एग्जर्ट करता है, जिससे कि वो जो पानी की लहरें हैं वो बहुत ऊपर ऊपर उछाल मारती है, जैसे वो चांद को छूने जा रही फिर गिर जाती है, तो इसलिए टाइड्स आते हैं। तो ये सब छोटे मोटे क्वेश्चंस है, इसको पढ़ के समझना है केवल। अब मुक्त पतन है, फ्री फॉल, यानी कि जो ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे गिर रहा है ना, यानी कि एन ऑल ऑब्जेक्ट व्हेन ड्रॉप्ड फ्रॉम सर्टेन हाइट फॉल टुवर्ड्स द अर्थ, है ना, तो उसको हम फ्री फॉल कहते हैं। अगर समान हाइट से कोई चीज ऊपर से नीचे गिरेगा तो वो इक्वल टाइम में ही पहुंचेगा। अगर बाय द वे कागज वागज है तो हवा के प्रेशर अलग है, अदरवाइज दूसरे ऑब्जेक्ट है तो इक्वल हाइट जो है तो इक्वल ही टाइम पे गिरेगा। अगर उसके दो अलग अलग वस्तु को गिराया जाए एक ही टाइम पे और 50 मीटर का डिफरेंस है तो नीचे तक वो 50 मीटर का ही डिफरेंस रहेगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जो चीज ऊपर से गिर रहा होता है तो बराबर एक ही टाइम पे, अगर कोई 500 केजी का वजन गिराए तो 50 केजी का वजन गिराए, दोनों एक ही साथ नीचे गिरेगा। अब यहाँ पे भी मैं कंसेप्ट मैपिंग से ही सब कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। वर्क क्या है कि अगर मान लेते हैं 1 न्यूटन फोर्स लगाकर, है ना, 1 मीटर अगर डिस्प्लेस कर दिया गया तो 1 जूल वर्क इज डन, है ना, और यही 1 जूल का डेफिनेशन भी हो गया। उसके बाद जो है अगर हम बात करें एनर्जी, तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क को हम एनर्जी कहते हैं, इसका यूनिट भी जूल होता है। पावर का मतलब क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं। और 1 वाट का मतलब 1 जूल 1 सेकेंड बटे में 1 सेकेंड। मैंने कहा ना, अब कोई कहे 1 वाट का डेफिनेशन दो तो कहें कि अगर 1 जूल वर्क इज डन इन 1 सेकेंड देन इट इज नोन एज 1 वाट इज द पावर। तो ऐसे इसी डेफिनेशन से ही आप उसको निकाल सकते हैं यूनिट से। अब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस आता है। ये होता है कि एनर्जी ड्यू टू मोशन और ये होता है एनर्जी ड्यू टू पोजिशन, यानी कि स्थितिज और गतिज ऊर्जा, है ना। गतिज ऊर्जा 1/2 mv²। कोई इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि अगर वेलोसिटी को 2 टाइम्स कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4। अगर कोई वेलोसिटी 3 टाइम्स किया तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए एनर्जी बढ़ती जाएगी। वर्क डन का मतलब क्या है कि फॉर डूइंग वर्क एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना। तो ये सब मेन क्वेश्चंस है और यही सब क्वेश्चन फार्मूले पे भी आते हैं। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये सब सिंपल क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने अभी बता ही दिया है ना। वर्क डन बाय अ फिक्स्ड फोर्स, ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। न्यूटन मीटर इसका यूनिट है, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर होता है, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ये सब सिंपल क्वेश्चन है, मैं स्किप करके चल रहा हूं अब ज्यादा, ठीक है ना। ये एनर्जी ड्यू टू पोजीशन है और mgh होता है, ठीक है ना। तो और कोई भी जैसे कि एक खिलाड़ी है, बॉल को पकड़ता है, हाथ को नीचे क्यों करता है या डाई क्यों मारता है, ताकि उसकी जो गतिज ऊर्जा को वो कम कर सके, ठीक है ना। और टाइम जब ज़्यादा लेता है तो एक्सेलरेशन कम हो जाता है। तो ये सब क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स इसमें अक्सर आते हैं, जो फिजिक्स के 3 ही चैप्टर हैं और आते भी हैं। तो ये सब तो जो इजी है वो आप करेंगे। 1 kWh बहुत इंपॉर्टेंट है, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होता है। ये अक्सर पेपर में आता है 1 kWh। ये जो कॉमर्शियल यूनिट है उसको हम ऐसे ही निकालते हैं, बिजली की खपत वगैरह कैसे निकालते हैं तो ऐसे ही निकालते हैं, है ना। तो इससे हमारा जो है काम आसान हो जाता है। इसमें न्यूमेरिकल्स भी पेपर में आते ही आते हैं, लेकिन कहा ना, जिसकी जितनी तैयारी है उतना करेंगे। मैंने एक्चुअली इजी क्वेश्चंस का पूरा रिवीजन कराया है। अगर किसी बच्चे को कुछ भी अभी दिक्कत हो रही है, ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो वो मेरे इस नोट्स जो अभी मैंने वीडियो बताया इसको 3-4 बार देखेगा तो उसको पेपरों के हिसाब से तो उसकी अच्छी तैयारी हो ही जाएगी। अब ये साउंड है चैप्टर फिजिक्स का लास्ट। साउंड वेव्स जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है ना। और ये जो है जैसे कि आप इसको देखें एग्जाम्पल के तौर पे, तो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्सल वेव में डिफरेंस आता है ना। तो लॉन्गिट्यूडनल क्यों है, क्योंकि ये बॉडी जो है कंप्रेशन एंड इट रेयर फ्रैक्शन इसमें बनता है, ठीक है ना। और ये जो इसमें कई चीज़ें हैं, प्रतिध्वनि है, तरंग दैर्ध्य है, आयाम है, ये सब चीज़ों को एक बार देख लेते हैं जो भी है, ताकि इसको मीडियम की ज़रूरत होती है, ठीक है। साउंड वेव्स इसलिए मैकेनिकल वेव्स है। मैकेनिकल वेव्स का मतलब क्या है, इसको मीडियम की ज़रूरत होती है, ठीक है। और नॉन मैकेनिकल वेव जैसे लाइट है उसको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, वैक्यूम में मूव नहीं कर सकता है,
ठीक है ना, साउंड वेव को, और ये ऐसे ऐसे मूव करता है, तो इसलिए ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ट्रांसवर्सल जो होता है वो यूं होता है ना, यूं यूं करके ऐसे, है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव, ठीक है, तो इसमें शोन बाय द कंप्रेशन होता है, रेयर फ्रैक्शन होता है। इसको जैसे दो, इसको हम श्रिंक कहते हैं, इसको गर्थ कहते हैं, यानी कि क्रस्ट और इसको ट्रो, दो ये डिस्टेंस है, इसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं, है ना। यानी कि ये देखा जाए तो एक टोटल सर्कल बन जाता है। इसके बाद ये जो मैक्सिमम डिस्ट्रैक्शन है, इसको हम आयाम कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद कितनी दोलन की है एक सेकेंड में, तो उसको हम उसकी फ्रिक्वेंसी कहते हैं, कि कितनी ज़्यादा उसने वाइब्रेशंस कर ली है। फ्रिक्वेंसी का ऐसा यूनिट हर्ज होता है ना। और सिंबल ऑफ फ्रिक्वेंसी जो है वो न्यू कहते हैं इसको। कई चीजें हैं, एम्पलीट्यूड बता ही दिया आपको कि ये मैक्सिमम जो ऐसे डिस्ट्रैक्शन होता है, इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। पिच जो है, द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी हायर इट्स इज द पिच एंड लेसर द फ्रीक्वेंसी लोअर इज द पिच। यानी कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही ज़्यादा पिच होगा, उतनी ही ज़्यादा, जितनी लो होगी उतनी ही ज़्यादा कम पिच होगा। लाउडनेस डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड, लाउडनेस एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगी तो लाउडनेस ज़्यादा होगी, एम्पलीट्यूड कम होगी तो लाउडनेस कम होगी। इसका डेसिबल में हम इसको मेजर करते हैं। ग्रेटर द एम्पलीट्यूड ग्रेटर इज द एनर्जी, और जितनी ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगी तो उतनी ही ज़्यादा एनर्जी भी उसमें निकलेगी। अभी मैं ज़्यादा तेज बोलने की कोशिश कर रहा हूँ तो ज़्यादा एनर्जी निकल रही है, ठीक है ना। अब वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड, हम निकालते हैं। क्वेश्चंस अभी जो है इसमें, हाँ, ट्रांसवर्सल वेव और उसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव में डिफरेंस इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आप कर लीजिएगा। इसके अलावा सोनिक बूम, सुपरसोनिक बूम, है ना, ऑडिबल और इनऑडिबल और अल्ट्रासोनिक, ये तीनों ही चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिल ही नहीं रहे, पता नहीं कहाँ, काफ़ी बड़े टेक्स्ट है इसलिए, है ना। जो देखिए ऑडिबल रेंज होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 तक। इन ऑडिबल जो होता है, इंफ्रा वगैरह क्या कहते हैं उसको, अल्ट्रासोनिक, हाँ, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक और सोनिक वेव, ठीक है ना। तो अगर वर्ड मिल जाता मैं तो एक्यूरेट बताता। अल्ट्रासोनिक वेव होते हैं जो 20,000 से ज़्यादा होते हैं, और 20,000 से जो कम होते हैं वो इंफ्रासोनिक होते हैं। और ऑडिबल रेंज याद आ गया मुझे, श्रव्य, श्रव्य कहते हैं, जो कि 20 से 20,000 होते हैं। तो 20 हर्ट्ज से कम कुत्ते भी सुन पाते हैं, और 20,000 से ज़्यादा होता है तो अल्ट्रासोनिक होते हैं, जैसे चमगादड़ वगैरह। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इको है और रिवर्बरेशन में डिफरेंस है। जो रिपीटिशन ऑफ साउंड है, इको यानी कि प्रतिध्वनि, और रिवर्बरेशन का मतलब है अनुरणन, ठीक है ना। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके मल्टीपल, जैसे कि जो मल्टीपल हाउस होते हैं, या जो क्या कहते हैं पहाड़ों पे जो आवाज़ रिपीट होती है, वो रिवर्बरेशन होता है। जो मल्टी पर्पस जो हॉल है, वहाँ पे भी जो गत्ते वगैरह लगाए जाते हैं या ऊपर से कवरिंग की जाती है, वो इसलिए ताकि वो आवाज़ बार बार रिपीट होके ना आए। तो द persistence of sound in a big hall due to repeated of multiple reflection is known as reverberation. डेफिनेशन जरूर याद रखिए, कभी भी डिफरेंस आए ऐसे करके लिखिए और फिर उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। अब ये है आया, अब यहाँ पे मैं पहले ढूंढ रहा था ना, 20 से 20,000 हर्ट्ज, ये बता चुका मैं आपको, ठीक है ना। एक्चुअली काफ़ी टाइम वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है। अल्ट्रा एक्चुअली सोचता हूँ नोट्स को एक्सप्लेन करना इतना आसान नहीं है, वो भी जो एक टॉपिक में इतने घंटे लग जाते हैं। यहाँ मैंने पूरी किताब को बताने की कोशिश की है। इसमें अब ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है कि अल्ट्रासाउंड के यूज, जैसे कि पथरी वगैरह किसी को हो जाए, मेडिकल पर्पस में यूज होता है ना। इट इज़ यूज टू डिटेक्ट क्रैक्स इन मेटल ब्लॉक्स, है ना। तो ये सब इसके यूजेज हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में यूज होता है, अल्ट्रासोनोग्राफी में यूज होता है। अल्ट्रासाउंड इज यूज टू स्प्लिट ऑफ बेबी वगैरह पता लगाने के लिए भी यूज होता है, बीमारियों का पता लगाने के लिए यूज होता है। तो ये सब इसके कॉमन से यूजेज। जो ट्रांसवर्स वेव मैंने बताया कि ये प्रोपेगेट कहते हैं, क्रस्ट एंड थ्रो होता है ना। जैसे कि इसको अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंग जैसे कि साउंड है, उसमें कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन होता है, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल, उसमें ट्रांसवर्स वे में अनुदैर्घ्य में परपेंडिकुलर लंबवत कंपन कर रहे होते हैं, जबकि इसमें
पैरेलल कंपन कर रहे होते हैं। तो ये सब कॉमन से क्वेश्चन है, तो थोड़े से आप इसको देख लीजिएगा। लाउडनेस जो है वो यूनिट ऑफ लाउडनेस जो होती है वो डेसिबल होती है, जबकि इंटेंसिटी होती है वाट पर मीटर स्क्वायर। और ये जो लाउडनेस है वो डिपेंड करती है इंटेंसिटी एज वेल एज सेंसिटिविटी ऑफ ईयर, ठीक है ना। और ये रिस्पॉन्स ऑफ आवर ईयर है, जबकि इंटेंसिटी जो है डिपेंड अपॉन सेंसिटिविटी ऑफ ईयर। तो ये सब छोटे मोटे क्वेश्चन है। सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है, जैसे कि उसमें यूज होता है। ह्यूमन ईयर का मैंने ऑलरेडी डेफिनेशन और फिगर वगैरह सब बता रखा है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। वो आपको वहाँ से होके बिल्कुल ठीक ठाक आप कर पाएंगे। अब ये लास्ट चैप्टर है फूड इम्प्रूवमेंट। वीडियो काफ़ी बड़ा हो ही गया, अब मैं कर क्या सकता हूँ, कोशिश तो बहुत की थी। बायोटिक और बायोटिक, इसमें क्रॉप प्रोडक्शन, ये हालांकि छोटा चैप्टर है, बहुत जल्दी इसका देखता हूँ कौन कौन से टॉपिक हैं इसके अंदर, है ना। इसमें देखिए ग्रीन रिवॉल्यूशन है ना। ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि इंक्रीज फूड आइटम्स के लिए था। वाइट रिवॉल्यूशन मिल्क के लिए था, है ना। और नीली क्रांति जो है वो फिशेस के लिए था, ठीक है ना। तो सीरियल्स है, सीड्स है। क्रॉप सीजन, क्रॉप रोटेशन जो है, एक बार सीरियल्स का, एक बार जो है उसका क्या नाम है, पल्सेस का। पल्सेस क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, उनमें राइजोपस होता है, तो वो क्या करते हैं कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, इसलिए फिर फसल को कम जरूरत पड़ती है नाइट्रोजन की। अब क्रॉप सीजन है, जैसे खरीफ है, रबी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खरीफ का मतलब क्या है कि दीज क्रॉप्स ग्रो ड्यूरिंग रेनी सीजन, ठीक है ना, जून टू अक्टूबर है। याद रखिए खरीफ में चावल है ना, खरीफ और चावल और पैडी, है ना, सोयाबीन, पीनट्स, ऐसे याद रखिए। और जबकि रबी में गेहूं, है ना। तो ये दिस सीजन ग्रो इन ड्यूरिंग नवंबर टू अप्रैल है। याद रखिए, आप जैसे होली का टाइम होता है उस समय गेहूं की बालियां कट रही होती हैं, है ना। तो ये एग्जाम्पल है इनके। फसल की किस्मों के बाद उच्च उत्पादन किस्में हैं। अब मैन्योर और खाद में डिफरेंस है। मैन्योर जो होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, खाद जो है इनऑर्गेनिक है। मैन्योर सस्ता होता है, और फर्टिलाइज़र महंगा होता है ना। लार्ज अमाउंट इसमें, लेकिन फर्टिलाइज़र ज़्यादा बेनिफिट देता है। मतलब बेनिफिट यानी कि फसल उससे ज़्यादा अच्छी होती है। मतलब ज़्यादा अच्छी का मतलब ये है कि मतलब ज़्यादा मात्रा में होती है, क्वालिटी की तो बात है ही नहीं, है ना। तो ये जो है, ये सब छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं इसमें। क्रॉप के बाद, हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रॉप रोटेशन, क्रॉप इंटरक्रॉपिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग में हम क्या करते हैं, सारे बीजों को एक साथ मिक्स कर देते हैं, ठीक है ना। सिंचाई के तरीके हैं, नलकूप ये वगैरह। इंटरक्रॉपिंग में हम क्या करते हैं कि एक एक लाइन ये, फिर एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये। और क्रॉप रोटेशन में हम क्या करते हैं, फसल को बदल बदल के करते हैं, है ना। तो ये तीनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना। और ये एक बार सीरियल्स का, एक बार यानी कि अनाज का, और एक बार हम दालों का करते हैं। तो उससे जो है फसल हमारी ज़्यादा अच्छी होती है। इसके बाद जो ऑर्गेनिक फार्मिंग इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब कार्बनिक खेती, जिसमें हम मैन्योर्स वगैरह का यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है ना। और ये सब छोटे मोटे जो है स्टोरेज डिवाइस वगैरह, ये सब काम की चीज़ नहीं है। एनिमल हस्बेंड्री में, हाँ, ये ज़रूर है इंपॉर्टेंट, जैसे कि बी कीपिंग है ना। एक इटालियन ब्रीड थी, तो उससे ज़्यादा जल्दी वो ज़्यादा काटते नहीं है। ये वो छोटे मोटे क्वेश्चन, कम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बनाए जाते हैं। पोल्ट्री के ये ब्रॉयलर हैं, लेयर्स हैं, है ना, इनकी ब्रीडिंग है। इनका नाम आता है पेपर में कि इनका नाम बता दीजिए, है ना। फिश की ये सारी नस्लें हैं अलग अलग। कैप्चर, मैरीन फिशिंग है ना। मरीन फिशिंग इंक्लूड्स फिश प्रोडक्शन इन पॉन्ड्स, रिवर्स, है ना, रिजर्वायर्स, है ना। इसमें मुझे वो वाला क्वेश्चन अभी नहीं मिला है, जैसे कि बी कीपिंग को लेकर, ठीक है। वो इटालियन है कोई, मुझे याद नहीं आ रहा अभी पूरा, कि इटालियन बी है, वो काटती नहीं है और ज़्यादा उसकी फसल अच्छी, मतलब उसमें ज़्यादा प्रोडक्शन होता है हनी का, है ना। तो वो वाला भी वैरायटी है। क्रॉस ब्रीडिंग है, ठीक है ना। पशुपालन है। ये सब एग्रीकल्चर से ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है किसानों को, कि वो उनकी जैसे एक फसल अगर ख़राब भी हो जाए तो दूसरा फसल उनका अच्छा हो जाए। कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट भी इम्पॉर्टेंट है। वर्मी कंपोस्ट जो होता है
वो क्या होता है कि फार्म के वेस्ट मटेरियल से, जैसे लाइफ स्टॉक्स, वेजिटेबल्स वाश वेस्ट है, एनिमल रिफ्यूज से बनता है। वर्मी कंपोस्ट जो है अर्थवर्म वगैरह से बनता है। और जो ग्रीन मैन्योर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आजकल आ जाता है पेपरों में। जो फील्ड को जो हम करते हैं उससे पहले जो उसको तैयार करते हैं, है ना, उसमें क्या है कि ग्रीन ग्रीन मैन्योर्स विच हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द सॉइल इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। ठीक है ना। तो यानी कि सम प्लांट्स लाइक सन, हेम्प और ग्वार आर ग्रोन इन द फील्ड, है ना, उनको हम खेत में उगाते हैं। और ये क्या करते हैं, उसके बाद प्लोइंग, उसको हम उसके बाद उसकी जुताई कर देते हैं। तो ये ग्रीन प्लांट्स जो है उसमें डिकम्पोज हो जाते हैं। तो उसको हम जो है ग्रीन मैन्योर कहते हैं। ठीक है ना। ऑर्गेनिक फार्मिंग मैंने बता ही दिया। इटालियन बी की जो वैरायटी मिलीफेरा है, ठीक है ना, और ये काटता कम है और इसकी जो कलेक्शन कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो ये इसीलिए हमारे देश में बहुत सारी चीज़ों को फर्टिलाइजर एंड वो मैंने बता ही दिया। इंटर क्रॉपिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग में अंतर ये है कि मिक्स्ड क्रॉपिंग में बीजों को मिक्स करते हैं लेकिन डेफिनेट पैटर्न नहीं होता। इंटर क्रॉपिंग में डेफिनेट पैटर्न होता है लेकिन हम उसको बीजों को मिक्स नहीं करते हैं। यही सब है। अब मैंने उम्मीद है कि आपको ये सारा टॉपिक समझ में आया होगा। मैंने कम से कम टाइम में कोशिश तो की थी, लेकिन आप समझ सकते हैं कि पूरे किताब को कवर करना, वो भी मात्र बिल्कुल ही 2 घंटे भी नहीं, 1 घंटे 40 मिनट 45 मिनट हुए हैं। बीच बीच में दोनों ही हिंदी और इंग्लिश मीडियम को कराने के कारण ज़्यादा टाइम लगा है, लेकिन उम्मीद आप इसको समझ पाएंगे। लेकिन ये बहुत ही यूजफुल वीडियो है। हर बार मैं 9th क्लास के लिए नहीं बना पाऊंगा, इसलिए मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को कवर करूं। उम्मीद है आप इस वीडियो को ढंग से देखेंगे। जो आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको दोबारा से देखेंगे, कॉपी पेन लेकर देखेंगे। और ऑल द बेस्ट। और मैंने देखिए पेपरों के पहले बनाता हूं, तो आपसे उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसे पहुंचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पेपरों के बाद का इसका इम्पोर्टेंस नहीं रहता है। तो आप सबसे उम्मीद है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करें। मैं इस वीडियो को बिल्कुल एडिट नहीं कर पाऊंगा, अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। वैसे ही आप स्क्रीन शेयरिंग में है तो आप टाइम देख पा रहे होंगे कि काफ़ी 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे का वीडियो लगातार बोलना आसान काम नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश की है। बस ये है कि आपका पेपर, क्योंकि लोगों की डिमांड थी कि 9th क्लास और 11th क्लास के लिए बनाई है, लेकिन ये बड़ा टफ काम है। मैंने कोशिश की है। अब आपसे उम्मीद है कि आप इसको सभी बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।